हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से आप सभी को ऑडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल डी। इसमें मॉड्यूल बी को हम फटाफट करने वाले हैं सो दैट आपका जो मॉड्यूल डी है उसका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में इसका बेनिफिट मिले। तो आज आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें मॉड्यूल डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पास कराने में आपको हेल्प करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारी यूनिट नंबर 51 है, ठीक है, मॉड्यूल डी में यूनिट नंबर 51, 52, 53, 54, 55। तो हम पांचों यूनिट में फटाफट एक बार जो नजर, तो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, एथिक्स एंड द इंडिविजुअल लेवल, इसको लेकर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिट नंबर 52 और 51 और 52 यहाँ पर रहने वाली है। एथिक्स इन बैंकिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें एथिक्स इन वैल्यूज, एथिक्स इन बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस एथिक्स, एथिकल क्राइसिस, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में जो अराइज होता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि जो एथिक्स है, एथिक्स क्या होता है। तो एक्चुअल में जो एथिक्स है एक ऐसा सिस्टम है, दिस इज द मोरल ऑफ प्रिंसिपल, मोरल ऑफ प्रिंसिपल का सिस्टम है यहाँ पर। एंड इसको कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, है ना। यहाँ पर एज ए अगर ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्या गुड है, क्या क्या अच्छा है, क्या खराब है सोसाइटी के लिए, है ना। क्या सोसाइटी के लिए यहाँ पर अच्छा होगा, क्या खराब होगा, क्या सोसाइटी के लिए रॉन्ग है, क्या सोसाइटी के लिए राइट है। यहाँ पर जैसे अगर हम कंपनीज की भी बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की भी बात करते हैं, तो हमें हमेशा सोसाइटी के लिए अच्छा ही सोचना है, ठीक है। तो वो हमारे जो मोरल प्रिंसिपल्स है उसको इंडिकेट करता है। तो यहीं से हमारा जो एथिक्स है वो निकल कर आता है कि भाई हम सोसाइटी और सोसाइटी में पले बड़े हैं तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा यहाँ पर करना चाहिए, है ना। हमें किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम इंपोर्टेंस की बात करते हैं जो एथिक्स की बैंकिंग सेक्टर में, वो क्या है, सबसे पहले जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। हर एवरी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो बैंकिंग सेक्टर कहलाता है ना। बैंकिंग सेक्टर उसकी जो बैकबोन होती है यहाँ पर। और अगर आप की प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, है ना, अगर यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के फंक्शंस में की प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो बैंक चलता है ट्रस्ट के ऊपर। जिस बैंक में पब्लिक का जितना ज्यादा विश्वास होगा वो बैंक उतना ही आगे बढ़ेगा। तो ट्रस्ट वर्दीनेस, बैंकिंग प्रोफेशनल, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और एक्सीलेंट लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। जब यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो एथिक्स को फॉलो करेंगे तो नीचे की हायरार्की में बिल्कुल यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो एथिक्स को यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर हम एथिक्स और बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, है ना, एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं तो बिजनेस वैल्यूज क्या है, इट इज द इनफॉर्मल टर्म जिसमें यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं ऑल द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, है ना, डिटरमाइन द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द फर्म इन लॉन्ग रन, है ना। लॉन्ग टर्म में कोई भी लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में कोई फर्म यहाँ पर अच्छा काम करेगी, उसका जो पाथ है वो अच्छा होगा, वो उसकी बिजनेस वैल्यू से इंडिकेट करता है। कंपनी का जो विजन होता है, मिशन होता है, वहां से निकल कर आता है। वहीं पर अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो दिस इज एस्टैब्लिश प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर इन द वर्ल्ड बिजनेस। और यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक एक्शंस की बात करते हैं, कोई किसी कंपनी ने कोई जो एक्शन लिया है, कोई काम किया है, वो राइट है या रॉन्ग है, एथिकल है या अनएथिकल है, ये कौन बताएगा? ये उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर है, इंटरेस्ट ग्रुप है या लीगल सिस्टम है या कम्युनिटी है, वो बताएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। हम अपने आप से कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो अच्छा है या खराब है, हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा खुद को लेकर जो परसेप्शन है अलग हो सकता है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी, ठीक है, उसको अच्छा बता रही है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो बिजनेस एथिक्स है और बिजनेस वैल्यूज हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो भाई बिजनेस एथिक्स में एथिक्स जो है, एथिक्स क्या है यहाँ पर, दैट इज रेफर गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट दैट एड्रेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी, कि यहाँ पर मोरली क्या सही है, क्या गलत है, उस चीज को यहाँ पर बिजनेस एथिक्स इंडिकेट करता है। और जो बिजनेस वैल्यूज हैं, अगर हम बिजनेस वैल्यूज की बात करें तो बिजनेस वैल्यूज में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये डिफाइन करता है प्रिंसिपल एंड आइडियाज, जो ऐसे प्रिंसिपल और आइडियाज जो क्या करते हैं यहाँ पर मेकिंग, है ना, हेल्प देम मेकिंग जजमेंट ऑफ व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट, है ना। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपोर्टेंट है, ऐसा जो जजमेंट है उसमें यहाँ पर जो बिजनेस वैल्यूज हैं वो हेल्प करते हैं। अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, ये मोरल प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम है। वहीं पर अगर हम बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं तो दिस इज इंड्यूसिव थिंकिंग। वहीं पर व्हाट इज मोरली करेक्ट और इनकरेक्ट इन गिवन सिचुएशन। और जो बिजनेस वैल्यूज की बात करते हैं, व्हाट वी वांट टू डू और अचीव, हम क्या यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं एंड यहाँ पर हम कहां पहुंचना चाहते हैं, वो भी हमारा बिजनेस वैल्यूज में आ जाएगा। उसके बाद में व्हाट इज मोरली करेक्ट और इनकरेक्ट, ये हमारा बिजनेस एथिक्स में आएगा। मैग्नीट्यूड, है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस, ये हमारा बिजनेस एथिक्स में अवेलेबल होता है, ये हमारा बिजनेस एथिक्स का पार्ट है। वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो बिजनेस वैल्यूज है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, बिजनेस वैल्यूज हमारा इंडिकेट करता है कि इट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यहाँ पर बताता है। तो बिजनेस एथिक्स में अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ने क्या बोला कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है यहाँ पर, है ना, बोथ कस्टमर एंड इंडस्ट्री एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पर एथिक्स की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर इंटरनल स्टॉक, है ना, एथिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट होता है बोथ इंटरनल स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। अगर हम इंटरनल स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर एम्प्लॉइज आते हैं, और वहीं पर अगर हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर, लेंडर और कस्टमर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में क्या है, डिग्निटी है यहाँ पर, है ना। अगर हम डिग्निटी की बात करते हैं तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके बाद में फेयरनेस, हमें कस्टमर से कुछ भी छिपा के नहीं रखना है, हमें अपने कस्टमर के साथ ईमानदार रहना है, ठीक है, ओपननेस रहना है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ
यहाँ पर कस्टमर को डिस्क्लोज कर देना है जो डिस्क्लोज करने लायक है यहाँ पर, ठीक है। और जो रेपुटेशन और गुडविल है उसको बिल्ड करने के ऊपर काम करता है। वहीं पर अगर हम प्रूडेंस की बात करते हैं, जो प्रूडेंस है उसमें क्या आता है कि जो भी स्टाफ होता है जिसके पास में अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, वो प्रूडेंस को इंडिकेट करता है। कंसर्न फॉर अदर्स, तो यहाँ पर हमें दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, है ना। डिग्निटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रीट ईच है ना ईच अदर विद रिस्पेक्ट, हमें एक दूसरे के साथ में रिस्पेक्ट के साथ में यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए, चाहे हमारे कलीग्स हो यहाँ या हमारे कस्टमर हो यहाँ पर। वहीं पर अगर हम कर्टेसी की बात करते हैं तो कर्टेसी एक मेजर एलिमेंट है डिग्निटी का। वहीं पर अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो प्रोफेशनल रेस्पेक्ट एंड कर्टेसी, है ना। हम यहाँ पर एज ए प्रोफेशनली डील कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो हमें कस्टमर के साथ में, स्टाफ के साथ में एक दूसरे की प्रोफेशनली रेस्पेक्ट और कर्टेसी करनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट मेकिंग है वही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, कस्टमर इंटरेस्ट में भी यहाँ पर काम करें। उसके बाद में फेयरनेस की बात करते हैं। फेयरनेस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक्शन है, प्रोसेस है और कॉन्सिक्वेंसेस है। एक्शंस मोरली राइट होना चाहिए, प्रोसेस की बात करते हैं प्रोसेस ऑनरेबल होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो लिक्विडेबल होना चाहिए यहाँ पर, जिसमें कोई भी आसानी से आकर इन्वॉल्व हो सके। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और जस्टिस की बात की जाती है फेयरनेस में, है ना। एवरीवन गेट इक्वल शेयर, तो यहाँ पर ये सिंपल इक्वलिटी को इंडिकेट करता है। और पीपल गेट शेयर अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, उनको अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से शेयर मिलता है, वो उनकी कमर्शियल इक्वलिटी कहलाती है। पीपल गेट शेयर अकॉर्डिंग टू नीड, है ना, ये यहाँ पर उनके सोशलिस्ट जो मॉडल है उसको इंडिकेट करता है। वहीं पर नेक्स्ट आ जाता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की बात करते हैं, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पर हमें रहना है। और जो ऑनेस्टी है किसी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस में, दैट इज ऑलवेज रिवॉर्ड द बिजनेसेस, है ना। ऑनेस्टी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है। किसके अंदर ट्रस्ट? जो एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर हैं, अदर स्टेक होल्डर हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, बैंक के प्रति जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर बिल्ड होता है, तो इससे उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलता है। ओपननेस की बात करते हैं तो हमें कस्टमर से कुछ भी छिपाना नहीं है, नॉट कंसील्ड, नॉट पॉसिबल टू ए फर्म रिवील विटल इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसके बारे में हम कस्टमर को नहीं बता सकते, कस्टमर को रिवील नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म कर देना है। और जो चीजें कस्टमर को बताने लायक है उसके बारे में हम कस्टमर को इन्फॉर्म करें। उसके बाद में रेपुटेशन एंड गुडविल की बात करते हैं, तो अगर हम रेपुटेशन और गुडविल की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ एसेट्स, है ना। यहाँ पर जो गुडविल और रेपुटेशन है किसी भी बिजनेस की मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स में आता है। और बिजनेस शुड वर्क, है ना, जो बिजनेस है उसे अपनी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो बिल्ड करने के लिए यहाँ पर काम करना चाहिए, वो बिल्ड करने के लिए यहाँ पर, है ना, वर्क करना चाहिए। वहीं पर अगर हम प्रूडेंस की बात करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मेक राइट डिसीजन, है ना। प्रूडेंस में ये किसी भी बिजनेस फर्म के पास में, किसी भी बैंक के पास में राइट डिसीजन लेने की यहाँ पर एबिलिटी को इंडिकेट करता है। और ये जो कहां से आता है, ये एबिलिटी कहां से क्रिएट होती है? ये एबिलिटी नॉलेज और एक्सपीरियंस से क्रिएट होती है। जितनी ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होगी उतना ही यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होगी यहाँ पर। उसके बाद में कंसर्न फॉर अदर, कोई भी बैंक हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, है ना, उसे यहाँ पर सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं, एवरी बिजनेस फर्म, हर बिजनेस फर्म यहाँ पर सोसाइटी में उसका जन्म होता है, सोसाइटी में ग्रो करती है ना। तो यहाँ पर सोसाइटी के लिए उसे अच्छा करना चाहिए। सोसाइटी में उसका बर्थ हुआ है, सोसाइटी में उसने ग्रो किया है, सोसाइटी में सर्वाइव कर रही है, तो यहाँ पर हर बिजनेस फर्म को सोसाइटी ही यहाँ पर क्या कर रही है, सोसाइटी में ही वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। तो इट मींस सोसाइटी से वो सब कुछ मिल रहा है, तो उसकी यहाँ पर जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति भी है कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें यहाँ पर। और गांधी जी की जो फिलॉसफी है ट्रस्टशिप की, वो कहती है यहाँ पर चाहे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, तो बोथ आर इक्वल पार्टनर। मैनेजमेंट और लेबर दोनों के दोनों इक्वल पार्टनर होते हैं। मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता और जो स्टाफ है, लेबर है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकते, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट सेपरेटली कैन नॉट मेक एनीथिंग यूजफुल, है ना, कुछ वो यूजफुल नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम लेबर और कैपिटल साथ मिलकर काम करते हैं तो दे प्रोड्यूस वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए वेल्थ और प्रोस्पेरिटी क्रिएट करने का काम करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं प्रैक्टिस इन इंडिया में, तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, तो यहाँ पर जो एथिक्स है इंडियन बिजनेस में, उसको 1980 में 1980 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, 1980 में आया। और जो कंपनीज है डेवलप फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ओवरसाइट एंड कंट्रोल इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। इट इज द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हर कंपनी को, है ना, अपने यहाँ पर एक फॉर्मल सिस्टम डेवलप करने के लिए बोला गया है कि भाई अपनी जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी ओवरसाइट एंड जो कंट्रोल है, फीडबैक सिस्टम है, वो आपके अच्छे होने चाहिए, सो दैट क्या चल रहा है इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पता हो, और कुछ भी हैपन होता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिस्पांसिबल। उसके बाद में सेबी की बात करते हैं, तो सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में, तो इसका जो क्लोज है यहाँ पर 49, उसमें जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है इन 2005, तो लास्ट कमिटी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर थी वो थी उदय कोटक कमिटी। तो उसने जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर दी थी 2018 में, 2018 में यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी, और इन रिकमेंडेशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था इसकी तरफ से, सेबी की तरफ से। तो 2018 में रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली गई थी। उसके बाद में अगर हम एथिकल क्राइसिस की बात करते हैं, तो एथिकल क्राइसिस में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले वो प्री क्राइसिस वाली सिचुएशन में होती है। प्री क्राइसिस वाली सिचुएशन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, स्मूथ बिजनेस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं, क्राइसिस आएंगी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस। अगर हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइसिस में क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर फोकस करती है किस चीज के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है यहाँ पर कि भाई अगर क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम तैयार रहें, हमारे यहाँ पर क्राइसिस ना आए। तो इसके लिए कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर एथिकल ऑडिट कराती हैं, और जो एथिकल मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट करती है, और एथिकल मैनेजर यहाँ पर अपने प्लान भी तैयार करते हैं, सो दैट अगर एथिकल क्राइसिस
वाली सिचुएशन आती है तो उससे यहाँ पर कैसे निपटा जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट आती है विस्ले ब्लोअर पॉलिसी। विस्ले ब्लोअर पॉलिसी बैंक में होनी चाहिए यहाँ पर, है ना, बैंक में होनी चाहिए यहाँ पर, और विस्ले ब्लोअर पॉलिसी बैंक फॉलो कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गलत चल रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, कुछ ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं जो क्या है यहाँ पर, जो बैंक के अगेंस्ट में है, जो कस्टमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, जो कंट्री के अगेंस्ट में है यहाँ पर, है ना, ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसमें जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉइज है, उसको इसे डिस्क्लोज करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये सब निकल जाता है और क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, है ना, जो नीरव मोदी है वो बहुत बड़ा स्कैम करके, है ना, भाग गया था, तो वो पीएनबी के लिए क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई। तो ऐसे केस में कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो लूज हो जाता है ना, कस्टमर का ट्रस्ट लूज हो जाता है। तो ऐसे केस में टॉप मैनेजमेंट को सामने निकल कर आते हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट है वो यहाँ पर प्रेस में आके, है ना, ब्रीफिंग देते हैं क्या हुआ है और आगे हम इससे कैसे निपट रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो वापस से इंक्रीज होने लगता है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो इस सारी चीजें बता रहा है कैसे करेंगे, तो इससे कस्टमर को क्लैरिटी रहती है, सारी स्टेक होल्डर को क्लैरिटी रहती है। उसके बाद में क्राइसिस वाली सिचुएशन के बाद में नेक्स्ट आती है पोस्ट क्राइसिस। अगर हम पोस्ट क्राइसिस की बात करते हैं तो पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन इससे ओवरकम, है ना, पोस्ट क्राइसिस में ये जो क्राइसिस वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है, क्यों इसके पीछे के जो कारण है, रीजन है, उनको ढूंढा जाता है, और फिर यहाँ पर इससे बाहर निकल के बाद में फिर से प्री क्राइसिस वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, तो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो काम करता रहता है। उसके बाद में अगर हम एथिकल फाउंडेशन की बात करते हैं बैंकिंग में, तो बैंकिंग में जो एथिकल फाउंडेशन है, तो सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंड ऑन द वेरियस मोरल ऑफ कंडक्ट, है ना। तो उसमें यहाँ पर जो बैंक है, बैंक को ट्रस्टफुलनेस, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर फॉलो करना है। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर किसी भी बैंक के लिए, यहाँ पर अपना जो बिजनेस है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। अगर हम नीड ऑफ इंपोर्टेंस की बात करते हैं एथिक्स इन बैंकिंग में, तो यहाँ पर एथिक्स हेल्प इन डीलिंग विद द डिलेमा सिचुएशन, है ना। अगर कोई डिलेमा वाली सिचुएशन है उससे डील करने में यहाँ पर जो एथिक्स है वो हेल्प करता है। डिलेमा वाली सिचुएशन ऐसी होती है, मेरे सामने दो करेक्ट चीजें हैं, दो सही चीजें हैं, मैं इनमें से कौन सी चूज करूं, है ना, मैं कंफ्यूज हूं यहाँ पर, मैं इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, है ना, ये डिलेमा वाली सिचुएशन होती है। तो उससे निकलने में जो एथिक्स है वो हेल्प करता है यहाँ पर। एंड उसके बाद में रेपुटेशन और गुडविल को यहाँ पर गार्ड करना चाहिए, उसको, है ना, प्रोटेक्ट करके रखें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रेपुटेशन और गुडविल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में जो एथिक्स है बैंकिंग में, वो जो रिस्क है, रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फॉलो करती है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग में प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो ये चार यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद में अगली यूनिट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यूनिट नंबर 52। तो यहाँ पर वैल्यूज, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, वैल्यूज। तो वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स, है ना, जो वैल्यूज हैं वो क्या है, हमारे स्टैंडर्ड हैं, डिटरमाइन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, क्या सही है, क्या वाइज है, क्या बेनिफिशियल है, इस चीज को डिटरमाइन करने में हमारी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हेल्प करती हैं। और जो वैल्यूज है किसी भी पर्सन में, दैट इज एम्बेडेड अर्ली इन हिज लाइफ, है ना, जब बच्चा छोटा होता है उसी टाइम पर उसके जो चारों तरफ का माहौल होता है, उसके जो चारों तरफ का एनवायरमेंट होता है, उसी से उसकी वैल्यूज का क्रिएशन होता है ना। और जैसी उसकी वैल्यूज होंगी वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, वैसा ही उसका जो एटीट्यूड है वो फॉर्म होगा यहाँ पर। और ये जो चीजें हैं जो जिस जैसे एनवायरमेंट में हम पले बड़े होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, इट बिकम द पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यहाँ पर पार्ट हो जाता है ना। दे आर डिराइव्ड नॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर हैव टू बी रीइंफोर्स्ड टाइम अगेन। उसके बाद में अगर हम वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं यहाँ पर। तो ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज प्रोवाइड स्टैंडर्ड एंड कॉम्पिटेंस ऑफ मोरालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पिटेंस के स्टैंडर्ड और मोरालिटी उसको प्रोवाइड करता है वैल्यूज। वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं होती नंबर में, तो वैल्यूज आर नॉट लार्ज इन नंबर, वी हैव फ्यू सेलेक्ट वैल्यूज। कुछ ही वैल्यूज होती हैं, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है ना, कोई व्यक्ति सॉफ्ट स्पोकन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये उसकी वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है। वैल्यूज एक्ट एज ए मीजर, तो जो जैसी हमारी वैल्यूज है वो मीजर करने में हेल्प करेगी कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड जो वैल्यूज हैं रिलेटिवली परपेचुअल होती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, रेसिलेंट टू चेंज, आप इनको इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना, इनको चेंज करना आसान नहीं है। तो जो वैल्यूज हैं हमारी कोर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है यहाँ पर, और वैल्यूज से ही हमारा जो जजमेंट एलिमेंट है वो क्रिएट होता है। जैसी हमारी वैल्यूज होगी, हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोचने का नजरिया वैसा ही होगा। वैल्यूज को आप क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पर दो पार्ट्स में, एक होती है टर्मिनल वैल्यू, एक होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। अगर मैं टर्मिनल वैल्यू की बात करूं तो टर्मिनल वैल्यू एक अल्टीमेट गोल होता है यहाँ पर, जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, अपनी लाइफ टाइम में उसको अचीव करना चाहता है ना। एक ऐसा गोल जो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में अचीव करना चाहता है, वो टर्मिनल वैल्यू को इंडिकेट करता है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की बात करें तो इट इज ए टूल और मींस फॉर टर्मिनल वैल्यू। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है वो एक तरह का टूल है जो हमारी टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने में हेल्प करता है। हमारे मोड्स ऑफ बिहेवियर, कोर वैल्यूज, है ना, जो परमानेंट इन नेचर है, ठीक है, उन सबसे मिलकर बनता है यहाँ पर, जो हमारे जो यहाँ पर एक अल्टीमेट गोल है लाइफ में, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। वहीं पर अगर हम नॉर्म्स की बात करते हैं तो नॉर्म्स में इट मींस रूल्स और स्टैंडर्ड दैट डिफाइन एप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर एनी गिवन सिचुएशन। तो कोई भी यहाँ पर जो गिवन सिचुएशन है उसमें जो नॉर्म्स हैं, ये एक तरह के नॉर्म्स क्या होते हैं, एक तरह के रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर रूल्स और स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पर, जो किसी भी गिवन सिचुएशन में हमारे एक्सेप्टेबल बिहेवियर को इंडिकेट करता है, हमारे एक्सेप्टेबल बिहेवियर को बताएगा यहाँ पर। एंड दीज आर इनफॉर्मल गाइडलाइंस, एक तरह की इनफॉर्मल गाइडलाइंस है जो हमारे
बिहेवियर और एक्शन को, कि हमारे जो सोसाइटी में नॉर्मली जो कंसीडर जाने वाला जो हमारा बिहेवियर है, एक्शंस हैं, वो यहाँ पर इन इनफॉर्मल गाइडलाइन से इंडिकेट होगा। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों से हमें है ना शिष्टाचार के साथ में बात करना चाहिए, हमें जो हमसे बड़े होते हैं उन्हें हमें ग्रीटिंग्स, है ना। और उसके बाद में जिस कंट्री में जाओगे, जिस देश में जाओगे, है ना, दुबई में जाओगे तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। वहाँ के जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के वो तो अलग है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यूएस में जाओगे, वहाँ की सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप वहाँ पर रहोगे, ठीक है। तो नॉर्म्स सीन एज एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय द लार्जेस्ट सेगमेंट टू द सोसाइटी। और जो ये कहां से बनते हैं, तो ऐसी चीजें जो सोसाइटी में लार्जली एक्सेप्टेबल हैं, मतलब उस एरिया के जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, ठीक है, उनको जो चीजें पसंद हैं, जो चीजें एक्सेप्टेबल हैं उनकी सोसाइटी में, तो वही वहां के नॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो पूरी सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिलीफ। तो बिलीफ क्या होती है, हम किस चीज में बिलीव करते हैं, हमारी बिलीफ्स कैसी हैं। तो बिलीफ इन द एथिकल कोड और स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स। तो हमारी जैसे थॉट होंगे, जो हमारे सोच होगी यहाँ पर, वही हमारी बिलीफ को क्रिएट करेगा यहाँ, है ना। और जो बिलीफ है जनरेट इमोशंस, कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो हमारी जैसी बिलीफ होगी उसको लेकर, वैसे ही हमारे जो इमोशंस है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो बिलीफ हमारी किसी आइडिया को लेकर, है ना, सोशल वर्ड को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, हमारी जो बिलीफ है वो जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स हैं उसी से इंडिकेट होगा। वहीं पर अगर हम कोर वैल्यूज की बात करते हैं, तो कोर वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। दीज गाइडिंग प्रिंसिपल डिक्टेट बिहेवियर एंड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, है ना, क्या सही है क्या गलत है ना। उसमें यहाँ पर लोगों को समझने में हेल्प करता है, उनके प्रिंसिपल बिहेवियर को गाइड करता है, जो उनकी कोर वैल्यूज होती है ना। ये क्या होती है, दीज आर द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, और वो उसी के हिसाब से बिहेव करता है। वहीं पर अगर हम कोर वैल्यूज की बात करते हैं, जो कोर वैल्यूज हैं वो भी यहाँ पर कंपनीज को हेल्प करती हैं टू डिटरमाइन कि वो राइट पाथ पर है ना, वो जब आगे बढ़ रही हैं तो उनका पाथ यहाँ पर सही है या नहीं, है ना। फुलफिल देयर गोल बाय क्रिएटिंग अनवेवरिंग गाइड। उसके बाद में अगर हम पर्सनल वैल्यूज की बात करते हैं, तो पर्सनल वैल्यूज ये एक ब्रॉड डिजायरेबल गोल होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करता रहता है ना। आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपके सुबह उठने का जो एक रीजन है वो आपका यहाँ पर एक ब्रॉड डिजायरेबल गोल होगा, है ना। आप सुबह उठेंगे और जो आप काम में लग जाएंगे, एक्शन लेंगे, सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल देयर लाइफ, है ना, उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा यहाँ पर। तो अपनी लाइफ में एक ब्रॉड डिजायरेबल जो गोल है अगर हम बना के रखते हैं तो वो हमें, है ना, सुबह उठाएगा और वहां पर उसके प्रति काम में लगा देगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दोनों को मिला दोगे, दोनों को मिलाने से बनता है यहाँ पर पर्सनल वैल्यूज, ठीक है। यहीं पर अगर आप देखोगे जो गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, है ना। इट इज ए मैक्सिम दैट इज फाउंड इन मेनी रिलीजन एंड कल्चर। तो अगर आप देखोगे ट्रीट अदर्स, जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स क्या कहता है, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू ट्रीट यू। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ होने देना चाहते हैं। डू नॉट ट्रीट अदर्स इन ए वे दैट यू वुड नॉट बी लाइक टू बी ट्रीटेड। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जैसा आप अपने साथ नहीं होना देना चाहते। व्हाट यू विश अपॉन अदर्स यू विश अपॉन योरसेल्फ। तो दीज आर द गोल्डन रूल्स। और यहीं पर आता है एथिकल डिलेमा। अगर हम एथिकल डिलेमा की बात करते हैं तो मिसमैच बिटवीन इंडिविजुअल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स, है ना। जब यहाँ पर इंडिविजुअल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के बीच में यहाँ पर कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, मिसमैच क्रिएट होता है यहाँ पर, तो एथिकल डिलेमा होता है, ठीक है। एथिकल डिलेमा इज द प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग। तो एथिकल डिलेमा है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर, ठीक है। जब हमारे पास में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब हमारे पास में टू राइट ऑप्शंस हैं, दो सही चीजें हैं, ये भी सही है ये भी सही है, अब इसमें से मैं किसको चूज करूं, यहाँ पर वो एथिकल डिलेमा है, ओके। एंड उसके बाद में एथिकल डिलेमा को सोल्व करने के लिए, है ना, सोल्विंग द एथिकल डिलेमा, तो यहाँ पर तीन अप्रोच है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है यहाँ पर एंड बेस्ड अप्रोच, है ना, गुड फॉर द मोस्ट पीपल, जो सभी लोगों के लिए अच्छा है उसको चूज करें। और दूसरा है रूल बेस्ड, है ना, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। भाई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, मैं तो इसको ही चूज, है ना। दो सही चीजें हैं, इनमें से यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कौन सा है मैं उसको चूज करूंगा, या केयर बेस्ड, है ना। अगर मैं इन दोनों में से कोई किसी भी चीज को चूज करता हूं, कोई भी डिसीजन लेता हूं, तो वन मोस्ट अफेक्ट योर डिसीजन, जो आपके डिसीजन को यहाँ पर अफेक्ट करेगा, है ना, वो रहेगा हमारा केयर बेस्ड। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, और ये सत्यम कंप्यूटर जो स्कैम हुआ था उससे रिलेटेड है। यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर के बारे में बता देता हूं आपको जल्दी। सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड ये जो कंपनी है 1987 में बनी थी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही थी, और स्टॉक मार्केट में 1991 में लिस्टेड हुई थी यहाँ पर, ठीक है। 1996 में इसने अपनी 4 जो सब्सिडरीज हैं उनको यहाँ पर बनाया था। सत्यम इन्फोवी वन ऑफ द सब्सिडरी एंड वाज द फर्स्ट इंडियन आईटी कंपनी जो नेस्डेक में लिस्टेड हुई थी। और ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे 2005 में इसको यहाँ पर इसकी जो रैंक है वो 3rd थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा रहा। अगर हम क्राइसिस इवेंट की बात करते हैं तो इन दी दिसंबर, है ना, अगर आप किसको देखेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखोगे जो दिसंबर 2008 में, है ना, इट इज अनाउंस एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेक इन माइथस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2008 में इसने यहाँ पर ये आईटी कंपनी है और इसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है उसमें स्टेक परचेज कर लिया यहाँ पर, है ना। जो माइथस प्रॉपर्टीज लिमिटेड है ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, तो यहाँ पर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज में इस कंपनी ने अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया यहाँ पर, है ना। दैट इज और प्रमोटर फैमिली ऑफ द सत्यम, ठीक है। और ये जो किसने दोनों की दोनों जो कंपनी है, जो सत्यम फैमिली है उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं के पास में इसका स्टेक था, वही यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद में जो शेयर होल्डर हैं और मार्केट रिएक्टेड नेगेटिवली,
है ना। जब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी किसमें, रियल एस्टेट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में गई, तो इसका यहां पर मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आया। जो शेयर होल्डर है और मार्केट है उसने यहां पर नेगेटिवली यहां पर रिएक्ट किया, और विद इन ए वीक जो वर्ल्ड बैंक है उसने अनाउंस किया ए बार ऑफ 8 years ऑन द कंपनी फॉर डेटा थेफ्ट और ब्राइबिंग द स्टाफ। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने यहां पर अनाउंस कर दिया, यहां पर 8 साल के लिए इसको बैन कर दिया यहां पर, है ना, घूस लेने के, और है ना जो स्टाफ ने घूस ली और जो डेटा है वो चोरी हुआ यहां पर, और इसका जो शेयर प्राइस है वो क्रैश कर गया यहां पर, एंड शेयर प्राइस क्रैश हुआ और 4 साल के लोवेस्ट पर आकर रुका यहां पर। ठीक है, और उसके बाद में विद इन द वीक यहां पर जो 4 इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर थे उन्होंने यहां पर रिजाइन किया, है ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिली कि जो विस्ले ब्लोअर है, विस्ले ब्लोअर जो अलर्टेड ए बोर्ड मेंबर अबाउट फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन, जो यहां पर विस्ले ब्लोअर है यानी किसी स्टाफ ने अंदर से, है ना, जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको अलर्ट किया था कि जो फाइनेंशियल डेटा है यहां पर उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, फाइनेंशियल डेटा गलत तरीके से दिखाया जा रहा है यहां पर। और जो कन्फेशन और इफेक्ट, तो यहां पर 7 जनवरी 2009 को मिस्टर जो बी रामलिंगन राजू है उसने डिक्लेयर किया यहां पर कि 7800 करोड़ 7800 करोड़ से ज्यादा जो फंड है उसने सत्यम से डाइवर्ट किया है कहीं और उसने यहां पर जो फिक्टिशियस एसेट हैं उनको यहां पर क्रिएट किया, कंपनी में झूठे प्रॉफिट यहां पर दिखाए हैं, है ना, फेक प्रॉफिट यहां पर बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें दिखाए यहां पर, और उसने फिर यहां पर कंपनी के चेयरमैन पद से यहां पर रिजाइन कर दिया। और उसके 2 भाई यहां पर मिस्टर बी रामलिंगन राजू एंड बी रामा राजू, ठीक है, उनको भी यहां पर अरेस्ट कर लिया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक नया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको अपॉइंट कर दिया, है ना। एक सप्ताह के बाद में जो स्टेचुअरी एडिटर्स हैं उन्होंने भी एडमिट किया कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो यहां पर इनकरेक्ट दी गई, यहां पर जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो गलत प्रोवाइड की गई, और गलत जो फाइनेंशियल यहां पर स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड की गई मैनेजमेंट के द्वारा। और ये जो इंसिडेंट रेस हुआ तो यहां पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका जो क्वेश्चन है वो अराइज हुआ यहां पर। तो जो इंसिडेंट है, ठीक है, लीडिंग क्लाइंट एंडेड दी कॉन्ट्रैक्ट, जो बड़े बड़े क्लाइंट है उन्होंने कंपनी के साथ में अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया यहां पर, और उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया यहां पर, और सेल ऑफ स्टेक इन दी ओपन मार्केट बाय दी जो की स्टेक होल्डर है। उसके बाद में कंपनी के साथ में गलत क्या हुआ यहां पर, तो कंपनी ने अपना जो फंड है वो डाइवर्ट किया दूसरे बिजनेस में यहां पर। ठीक है, जो एसपीआईओ इन्वेस्टिगेशन में ये सामने निकल कर आया कि कंपनी ने यहां पर गलत तरीके से जो पैसा है वो डाइवर्ट किया दूसरे बिजनेस में, और कॉन्स्पेरेंसी है वाज हैचेड सिंस 2000। जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है वो आर्टिफिशियली यहां पर कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, बुक ऑफ अकाउंट्स में इंक्रीज कर रहे थे यहां पर आर्टिफिशियल तरीके से, और फॉल्सिफिकेशन वाज डन बाय द डिलिबरेटरी, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स थे उनका फायदा उठाया है, और फिक्टिशियस इनवॉइस बनाई गई, फिक्टिशियस बैंक ट्रांजैक्शन की गई, यहां पर फिक्टिशियस जो बैंक की फिक्स डिपॉजिट है वो क्रिएट किए गए यहां पर सत्यम कंप्यूटर में, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें रेवेन्यू और जो फॉल्स प्रॉफिट है वो दिखाए गए, जिसकी वजह से जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो यहां पर बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बहुत तेजी से उसमें जंप देखने को मिला। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो यहां पर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नाक के नीचे काम हो रहा था, उनको ये बात नहीं पता चली। ठीक है, उनको इस फ्रॉड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन के बारे में यहां पर नहीं पता चल पाया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसी भी कंपनी में इसलिए रखा जाता है कि कंपनी में अगर कुछ गलत होता है तो वो उस चीज को डिस्क्लोज करें। यहां पर ऑडिटर की रोल की बात करते हैं, जो ऑडिटर है उन्होंने भी इन फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज मैनिपुलेशन है उसको यहां पर इग्नोर किया, एंड ऑडिटिंग ऑफ द बुक्स फॉर 9 years कंटिन्यूअसली दे कुड नॉट डिटेक्ट लार्ज नंबर ऑफ फॉल्स इनवॉइस, है ना। उन्होंने पिछले 9 साल से वो ऑडिट कर रहे थे, उनको पता नहीं चला कि यहाँ पर फॉल्स इनवॉइस आ रही है ना, यहाँ पर फिक्टिशियस बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है, फेक कैश और बैंक बैलेंस यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, क्या उनको ये बात पता नहीं चली। और जो सीनियर मैनेजमेंट का रोल है, सीनियर मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, हैड एक्टिव रोल इन दी कॉन्स्पेरेसी है यहाँ पर, तो सीनियर मैनेजमेंट ने ही इस जो स्कैम है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, है ना। बहुत सारे जो लीगल वायलेशन है यहाँ पर उन्होंने किए। अगर हम एम्प्लॉयज के रोल की बात करते हैं तो बहुत बड़ा जो मैनिपुलेशन है इसमें फाइनेंशियल वाज कैरीड आउट थ्रू दी वेरियस टाइप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर कई जो स्टाफ हैं, है ना, कई एम्प्लॉयज का जो इन्वॉल्वमेंट भी था। तो टीम ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, है ना, उन्होंने इस तरह की एग्जीक्यूटिव जो एक्टिविटीज हैं उसको टॉप मैनेजमेंट के साथ में मिलकर यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में पोस्ट क्राइसिस डेवलपमेंट, तो उसके बाद में अगर आप देखोगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्विफ्टली अपॉइंटेड प्रोफेशनल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सत्यम, और जो प्रोफेशनल लीडरशिप है उसको हेल्प किया यहाँ पर इमीडिएट कंट्रोल दी कंपनीज ओवर, है ना, कंपनीज की जो फाइनेंसेस हैं, और उसके बाद में ऑल्सो कंटिन्यूटी ऑफ इट्स ऑपरेशन, की कंपनी यहाँ पर जो अपनी एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ पर कंटिन्यू रखे। और उसके बाद में ये जो कंपनी है ये इसने हेल्प किया यहाँ पर सॉल्विंग दी कंपनी बिजनेस और एसेट्स। और उसके बाद में इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिलता है, ये जो सत्यम कंप्यूटर है, तो इससे जो टॉप मैनेजमेंट एक्शन आर क्रूशियल, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका एक्शन किसी भी कंपनी में बहुत क्रूशियल होता है। तो मेजर एथिकल एक्ट आर आइदर इनिशिएटेड एक्टिवली और सपोर्टेड, तो ऐसे केस में जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमेशा नजर बनाई रखनी चाहिए, और जो ऑडिटर्स हैं उनकी तरफ से प्रॉपर स्क्रूटनी करनी चाहिए, यहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस को यहाँ पर डिटेक्ट करें। उसके बाद में एम्प्लॉयज आर ए पार्टी फॉर दी सम रीजन, तो एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट, तो यहाँ पर जो करेंट ट्रांजैक्शन है उसमें जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का हाथ होता है, तो स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो स्टाफ को यहाँ पर कंपनी के लिए काम करना चाहिए, ना कि मैनेजमेंट के लिए। रेपुटेशन, तो यहाँ पर रेपुटेशन नॉट ओनली फॉर वन ऑफ द कंपनी, है ना, बट यहाँ पर जो एंटायर इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पर, अगर इस तरह की जो क्राइसिस होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका लॉस होता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंपनी में पैसा लगा के रखा हुआ होता है। उसके बाद में प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द डायरेक्टर मैटर, यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं बोथ इंडिपेंडेंट एज वेल एज नॉन इंडिपेंडेंट, ठीक है, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंपनी के अंदर। जो भी लोग डायरेक्टर हैं या इनडायरेक्टर हैं वो यहाँ पर एथिकल
एथिक्स को फॉलो करें, ठीक है। और जो ऑडिटर है मस्ट हैव प्रोफेशनल एथिक्स, और इसके साथ साथ इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है वो यहाँ पर होना चाहिए। पोस्ट क्राइसिस जो हैंडलिंग है उस सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल कर सके। और यहाँ पर फिर जो सत्यम कंप्यूटर है, सत्यम कंप्यूटर कोलैप्स हो गई थी, बाद में सत्यम कंप्यूटर को एक्वायर कर लिया था टेक महिंद्रा ने। तो जो टेक महिंद्रा है ना, आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा, तो उसमें यहाँ पर सब्स्यूम हो गई थी, उसने इसको खरीद लिया था फिर सत्यम कंप्यूटर को। तो सत्यम कंप्यूटर खत्म होगी, मिल गई जाकर कहाँ पर, टेक महिंद्रा। तो सत्यम कंप्यूटर नाउ इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 51, 52 के बाद में आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 53 में। और जो यूनिट नंबर 53 है वो है हमारी किससे रिलेटेड है, यूनिट नंबर एथिकल डायमेंशंस एम्प्लॉइज को लेकर। तो अगर हम लोग बात करते हैं अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, है ना, बहुत सारे जो स्टाफ हैं अपनी पोजीशन का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल उठाते हैं, वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी जो डेटा है, कंपनी का जो सीक्रेट डेटा है, उसको कॉम्पिटिटर के साथ में, अदर लोगों के साथ में शेयर करते हैं, यहाँ पर घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, करप्शन करते हैं यहाँ पर। तो एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द बैंक। तो बैंक की तरफ से जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं उसको यहाँ पर जो स्टाफ है वो फॉलो करें। और अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, तो यहां पर अपने पर्सनल लेवल पर बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को, या जो अदर यहां पर सेल्फिश मोटिव है उसके साथ, उसके लिए यहां पर जो अनएथिकल एक्टिविटीज हैं और यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है वो लोग करते हैं। यहां पर बहुत सारे स्टाफ इसका वायलेशन करते हैं यहां पर, ठीक है। अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी डेटा और ब्राइब्स, है ना, ये आ जाते हैं यहां पर। इनसाइडर ट्रेडिंग में यहां पर अब्यूज ऑफ, ठीक है, एग्जांपल ऑफ अब्यूज ऑफ पावर क्या हो सकता है, यहां पर जो बैंक एम्प्लॉय है ना, बैंक एम्प्लॉय अगर पर्सनल ट्रेवल करने के लिए जाते हैं यहां पर, और वो यहां पर ऑफिशियल, है ना, क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंसेस एज ए ऑफिशियल ट्रैवल के तौर पर यहां पर अगर एक्सपेंसेस को क्लेम करते हैं तो दैट इज अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन यहां पर, ठीक है। शोइंग प्रेफरेंस टू कस्टमर बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, यहां पर जो रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, उनको यहां पर प्रेफरेंस देना, ठीक है। जो ऑफिशियल रिसोर्सेस हैं, यहां पर जो ऑफिस की एसेट्स हैं, बैंक की एसेट्स हैं, उनका पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना। फॉल्स क्लेम बियॉन्ड द फिक्स प्रीरिक्विजिट, ना, यहां पर जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो फिक्स की गई है उससे बियॉन्ड जाकर यहां पर क्लेम करना, ये सब आ जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग में देखोगे तो रजत गुप्ता का नाम बहुत बड़ा नाम आता है, रजत गुप्ता का, यहां पर रजत गुप्ता को इनसाइडर ट्रेडिंग में यहां पर इनका नाम आता है। क्यों नाम आता है? क्योंकि यहां पर किसी भी कंपनी का जो किसी भी कंपनी की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट किसी को इस इंफॉर्मेशन को रिवील कर देता है तो उसकी हेल्प से वो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें बाइंग सेलिंग करके यहां पर प्रॉफिट, और इसी को यहां पर क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं यहां पर। तो एम्प्लॉय ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, है ना, जो इंफॉर्मेशन यहां पर अभी पब्लिक के पास में अवेलेबल नहीं है और किसी व्यक्ति के पास में वो इंफॉर्मेशन पहले ही आ जाती है, तो उसे बोलेंगे यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी का जो अकाउंट है वो एनपी होने जा रहा है, बैंक के किसी स्टाफ को उसके बारे में पता है कि इस कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसका अकाउंट एनपी होने जा रहा है, जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में आएगी तो कंपनी के शेयर का प्राइस क्रैश करेगा यहां पर। तो वो क्या करता है, यहां पर वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उस कंपनी के स्टॉक को, शेयर को बेच देता है, ठीक है। और जब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है तो शेयर प्राइस क्रैश होता है और यहां पर, है ना, नीचे के प्राइस पर जाकर जो लोअर प्राइस है उस पर जाकर बाई कर लेता है, तो बीच में प्रॉफिट जनरेट कर लेता है, इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सेबी हैज इशूड इनसाइडर ट्रेडिंग रूल, सेबी की तरफ से यहां पर इनसाइडर जो है ना, जो रूल्स हैं वो इशू किए गए हैं यहां पर इसको लेकर। उसके बाद में नेक्स्ट अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, है ना, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन में डीलिंग विद द प्रॉपर्टी डेटा, जो यहां पर प्रॉपर्टी डेटा है अगर उसके साथ में यहां पर कुछ गलत कर रहे हैं, यानी जो प्रॉपर्टी डेटा है, कंपनी का जो सीक्रेट डेटा है, कस्टमर का डेटा है, सेल्स का डेटा है, रेवेन्यू का डेटा है यहां पर, है ना, इस तरह के जो डेटा होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ट्रेड सीक्रेट है कंपनी के, अगर वो यहां पर किसी के साथ में शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटर के साथ में शेयर कर दे, किसी और को शेयर कर दिया यहां पर, तो जितने भी स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं बैंक के अंदर या कंपनी के अंदर, तो कीप कॉन्फिडेंशियलिटी, जो डेटा ऑल द स्टेक होल्डर, कस्टमर है, वेंडर है, प्रमोटर है, इन्वेस्टर्स हैं, या जितने भी यहाँ पर अदर्स एसोसिएटेड हैं यहाँ पर बैंक के साथ में, उनका जो डेटा है वो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रहे। आपने देखा भी होगा कि कस्टमर के जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है हम किसी को शेयर नहीं करते यहाँ पर, और वहीं पर अगर हम की स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो सेंसिटिव डेटा आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल, जो सेंसिटिव डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है एंड शुड नॉट बी रिवील टू कॉम्पिटिटर्स, है ना, कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्राइब लेते हैं, घूस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ब्राइब रेफर टू पेइंग मनी और गिफ्ट पर्सन विद मोटिव ऑफ गेटिंग सम फेवर डन, तो यहाँ पर कुछ फेवर मिल जाए तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा देते हैं कि मेरा फेवर मिल जाए, मेरा फेवर में आ जाए। जैसे कई कस्टमर आएंगे और उन्हें अपनी जो लोन सैंक्शन करवाना है, उन्हें लोन की फाइल पास करानी है, तो वो घूस देने की कोशिश करते हैं, ब्राइब देने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी स्टाफ ने ब्राइब ले ली और यहाँ पर उसकी जो फाइल है उसको पास करने में हेल्प कर दी यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है। टेकिंग और गिविंग ब्राइब्स बोथ अमाउंट अनलॉफुल एक्टिविटी, है ना, घूस लेना और घूस देना यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही अनलॉफुल एक्टिविटी में आते हैं यहाँ पर और पनिशेबल है। उसके बाद में ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टीज, तो यहाँ पर थर्ड पार्टीज को लेकर ड्यूटीज क्या है यहाँ पर, जब भी यहाँ पर बैंक आउटसोर्स कर रहा है अपने फंक्शन को, है ना, थर्ड पार्टीज को,
तो ऐसे केस में क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में साइन होने चाहिए, है ना, विद ऑल टर्म एंड कंडीशन इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए कि भाई जिस तरीके से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए थर्ड पार्टी हमने आपको अपॉइंट किया है, तो आप भी उसी तरीके से यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करोगे, उसी तरीके से सर्विस डिलीवर करोगे यहाँ पर। तो इसके लिए जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बोलते हैं SLA, सर्विस लेवल जो एग्रीमेंट है, वो यहाँ पर इनके साथ में साइन किया जाता है, SLA साइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं जॉब डिस्क्रिमिनेशन, जॉब डिस्क्रिमिनेशन में रेफर करता है यहाँ पर एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, सेक्स और रेस, इसके बेसिस पर यहाँ पर भेदभाव करना, है ना, जॉब में रिलीजन, कास्ट, सेक्स और रेस के बेसिस पर भेदभाव करना यहाँ पर। तो राइट फ्रॉम द एंट्री, है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं, राइट फ्रॉम द एंट्री इनटू द जॉब, वर्किंग कंडीशन, एमोलुमेंट्स और प्रमोशंस यहाँ पर, है ना, ये इन सब चीजों को प्रेफर करना यहाँ पर। बैंक में तो आपने देखा होगा जो ट्रांसफर होते हैं वहां पर भेदभाव होता है, ठीक है। उसके बाद में पहले जब बैंक में डायरेक्ट हायरिंग होती थी, रिक्रूटमेंट होता था, तो उसमें यहाँ पर जॉब डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। तो ऐसे केस में वन नीड टू इंश्योर प्रॉपर HR प्रैक्टिसेस, है ना, जो HR प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे केस में जो एथिकल चीजें हैं उनको यहाँ पर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस पर आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट। अगर आप देखोगे वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट भी देखने को मिलता है, और जो इंडियन बैंक हैं हैव इंप्लीमेंटेड सिस्टम टू हैंडल सेक्सुअल हरासमेंट केसेस यहाँ पर, ठीक है। तो बैंक्स में इन चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया गया है एंड लीडिंग टू मोर रिपोर्टेड केसेस ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के बीच में लीगल अवेयरनेस है और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, किसको लेकर, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इन Feb 1998 जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI ने एडवाइस किया है ऑल दी कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंक को कि यहाँ पर इंप्लीमेंट दी सुप्रीम कोर्ट इंडिया गाइडलाइंस, जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको वर्क प्लेस पर यहाँ पर प्रिवेंट कर सके, उसको रोका जा सके। और एम्प्लॉइज जो हैं, स्टाफ हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर, है ना, उसमें यहाँ पर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं वो आ जाती हैं यहाँ पर, है ना, और ये पनिशेबल है। और यहाँ पर अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं तो उसमें सेक्सुअली डिटरमाइंड जो बिहेवियर है वो आ जाता है यहाँ पर, है ना, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर्स या सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क यहाँ पर, है ना, शोइंग पोर्नोग्राफी, है ना। उसके बाद में एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट, है ना, ये सब यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट में कवर हो जाते हैं। उसके बाद में मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो लास्ट टाइम यहाँ पर क्वेश्चन आया था इसको लेकर, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आया था, और यहाँ पर लास्ट टाइम पूछा गया था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। यहाँ पर तो अलग ही तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था। ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज व्हेन ए पर्सन कैन पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन मेड इन दी यहाँ पर ऑफिशियल कैपेसिटी, यहाँ पर, है ना, किसी पर्सन को अगर उसका यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर बिटवीन बैंक और इट्स क्लाइंट, बैंक और उसके क्लाइंट के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है, क्रिएट हो सकता है यहाँ पर, है ना, 2 स्टाफ के बीच में हो सकता है ना, एम्प्लॉय और क्लाइंट के बीच में हो सकता है यहाँ पर, है ना। तो बैंक कैन रिमूव मैनी कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली, तो बैंक को यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनली रिजोल्व कर लेना चाहिए यहाँ पर। एंड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, उनको आइडेंटिफाई करें और प्रिवेंट करने के ऊपर फोकस करें। फुल डिस्क्लोजर टू अफेक्ट द पार्टीज आर एसेंशियल टू मेक देम अवेयर ऑफ द पोटेंशियल इंपैक्ट, क्या आ सकता है। और उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, उसको फेयर अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन है उसकी बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 यानी AS18, जो AS18 है वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेट करता है यहाँ पर, है ना। और जो रिपोर्टिंग पार्टी रिलेटेड यहाँ पर रिलेशनशिप है उसमें जो ट्रांजेक्शन हुई है, ट्रांजेक्शन बिटवीन ए रिपोर्टिंग एंटरप्राइज और रिलेटेड पार्टीज के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में आ जाती है। और डिस्क्लोजर का जो फॉर्मेट है दैट इज रिकमेंडेड बाय द ICAI, है ना, इसकी तरफ से रिकमेंडेड है यहाँ पर, और उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्क्लोजर करना है, ठीक है। और इलस्ट्रेटिव जो फॉर्मेट है डिस्क्लोजर का बैंक्स के लिए AS18, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, RBI की तरफ से वो सजेस्टेड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सजेशन में दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम HRM एथिक्स की बात करते हैं, HRM एथिक्स में HR's रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम टू ऑप्टिमली यूटिलाइज एम्प्लॉइज एट रिसोर्सेज, ठीक है। जो HRM एथिक्स की बात करते हैं तो जो HR डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर जो एथिकल चीजें हैं उनको फॉलो करना है। जो एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए यहाँ पर, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयड लीड टू ग्रेटर एंगेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन देयर यूटिलाइजेशन इन दी बैंक्स। यहाँ पर तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन यहाँ पर प्रायोरिटी में होना चाहिए HR डिपार्टमेंट को लेकर। तो वर्क कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, यहाँ पर प्रॉपर जो कंपनसेशन मिले, रिकॉग्नाइज किया जाए उनको, है ना। यहाँ पर प्रमोशन इज एसेंशियल, है ना, प्रमोशन एसेंशियल फॉर द मोटिवेशन, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो जब भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर जो स्टाफ है उसको प्रमोट करना चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके बाद में कंप्रोमाइज्ड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, है ना, अगर यहाँ पर कंप्रोमाइज होता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में तो उसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। बैंक का बिजनेस भी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम रिटेंशन की बात करते हैं तो यंग क्वालिफाइड जो टैलेंट है तो वो डिपेंड करेगा कंपनसेशन के ऊपर, वर्क एनवायरमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर द नॉलेज एनहांसमेंट। तो यहाँ पर यंग जो क्वालिफाइड टैलेंट है उसको रिटेन करके रखना बैंक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं।
तो ए वेल लेड डाउन प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंसर्न और विस्ले ब्लोअर पॉलिसी जो हेल्प है वो करती है एम्प्लॉइज को कि वो वर्क प्लेस पर फेयरलेसली काम कर सकते हैं, फेयरलेसली वर्क करेंगे यहाँ पर। और जो वर्क इन्वायरमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द एथिकल प्रिंसिपल्स, जो एम्प्लॉइज को यहाँ पर और ज्यादा मोटिवेट करता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है कि वो अपने ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज को और बेहतर तरीके से डिलीवर करते हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में विस्ले ब्लोअर पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। तो इससे वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कुछ भी गलत होता है तो हम उसको यहाँ पर उजागर कर सकते हैं। एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज की बात करते हैं, एम्प्लॉइज एथिकल एम्बेसडर होते हैं और जो मैनेजर हैं वो एथिकल लीडर के तौर पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो एथिकल कल्चर है वो जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर सेट करते हैं एंड इन्फ्लुएंस बाय द एंटायर बैंक। और वहीं पर अगर एम्प्लॉइज की बात करते हैं, एम्प्लॉइज फॉर्म ओपिनियन अबाउट सीनियर लीडर्स, तो भी जो सीनियर लीडर हैं उसको लेकर या जो ओपिनियन है वो एम्प्लॉइज के बीच में क्रिएट होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर जो सीनियर लीडर्स है अगर उन्हें डायरेक्टली मिलना नहीं हो पाता, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं हो पाता, तो जो वो बोलते हैं, ठीक है, जो भी उनके भाषण आते हैं उसी से जो परसेप्शन है वो क्रिएट होता है। तो रेगुलर डिस्कशन अबाउट एथिक्स एंड कंसिस्टेंट एथिकल बिहेवियर बाय द सीनियर मैनेजमेंट ये हेल्प करता है यहाँ पर डेवलप देयर रेपुटेशन फॉर एथिकल लीडरशिप। यहाँ पर वहीं पर लीडिंग बाय द एग्जांपल, जो सीनियर मैनेजर्स हैं बिकम रोल मॉडल, ठीक है, वो रोल मॉडल बन जाते हैं यहाँ पर जो नीचे की हायरार्की है उसमें, ठीक है, नीचे की हायरार्की में वो रोल मॉडल, ठीक है। चलिए, ये था यूनिट नंबर 53। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यूनिट नंबर 54 एंड 55 को। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें आएगा समथिंग बिगर देन द सेल्फ। ये क्या होता है इसको हमें समझना है, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम वर्क एथिक्स की बात करते हैं तो वर्क एथिक्स क्या है? जो वर्क एथिक्स हैं अमंग द एम्प्लॉयज की बात करते हैं, चैलेंजिंग ड्यू टू वेरिएशन इन द इंटरप्रिटेशंस अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज, रिलीजन, ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशंस है, वो आपको अलग अलग मिल जाएगा यहाँ पर। तो वर्क एथिक्स को हम कह सकते हैं कैन गार्ड बी दैट इज गेज बाय ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर जॉब, कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका अपनी जॉब के प्रति एटीट्यूड क्या है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति उनका एंगेजमेंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, और जो कलीग्स हैं उनके साथ में यहाँ पर इंटरेक्शन कैसा है और जो टास्क का वैल्यूएशन है वो कैसे होता है यहाँ पर, और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर, ये इसको इंडिकेट करेगा। उसके साथ साथ अगर हम किसकी बात करते हैं, वर्क एथिक्स की बात करते हैं, तो वर्क एथिक्स में कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टाफ को, किसी इंप्लॉय को हायर करती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई वो अच्छा काम करेगा, है ना, अच्छा काम करेगा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन करेगा, ठीक है। और यही वर्क एथिक्स है यहाँ पर, ठीक है, कि वो उसकी जो भी कैपेबिलिटीज हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनका भरपूर यूटिलाइजेशन करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहीं पर सम इंडिविजुअल पोजेस इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड इट इज पॉसिबल टू डेवलप एंड एनहांस दीज ट्रेड्स। उसके बाद में समथिंग बिगर देन द सेल्फ में अगर हम लोग बात करेंगे, समथिंग बिगर देन द सेल्फ में क्या आ जाएगा, है ना, कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्क करता है, कोई भी काम करता है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचा रहा होता है ना, सोसाइटी को कहीं ना कहीं कुछ फायदा पहुंचा रहा होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम केस में आप देखेंगे अपने लिए काम करता है, अपने लिए वर्क करता है यहाँ पर, है ना, अपने लिए काम करता है, अपने लिए वर्क करता है, फिर उसके बाद में अपनी फैमिली के बारे में सोचता है ना, अपनी फैमिली के भलाई के लिए, अपनी फैमिली के अच्छे लिए काम करेगा, फिर अपनी सोसाइटी के भलाई के लिए काम करेगा, जब अपने से ऊपर उठकर, ठीक है, फिर अपने रिलीजन के लिए काम करेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा, अपने कंट्री के लिए काम करेगा, है ना, फिर यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर, है ना, यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर काम करेगा। तो जब इसकी बात करते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज समथिंग बिगर देन द सेल्फ, है ना, इसे समथिंग बिगर देन द सेल्फ कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी का नाम आता है, ठीक है, मदर टेरेसा जी का नाम आता है यहाँ पर, है ना, नेल्सन मंडेला जी का नाम आता है, तो उन्होंने समथिंग बिगर देन द सेल्फ, अपने से ऊपर उठकर, है ना, पूरी दुनिया की अच्छाई के लिए उन्होंने काम किया यहाँ पर। तो उसी हायरार्की को यहाँ पर समथिंग बिगर देन द सेल्फ यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो कोई भी व्यक्ति पहले अपने लिए, कोई भी इंडिविजुअल जनरली आर बिजी विद देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट, तो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए जब तक कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सेल्फ के लिए काम कर रहा है, फिर यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए, मेंबर ऑफ द कोर फैमिली लाइक स्पाउस, सन, डॉटर, है ना, उनके एजुकेशन, हेल्थ, है ना, अपब्रिंगिंग, इनके लिए काम करता है, फिर यहाँ से ऊपर उठकर फिर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता है ना। ए पर्सन इज एसोसिएटेड विद डिकेट्स विद अदर इन कम्युनिटी, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, अपनी कम्युनिटी के लिए भलाई के लिए काम कर रहा है, तो अपने से ऊपर उठकर, और फिर उसके बाद उससे ऊपर उठता है तो अपने रिलीजन के लिए यहाँ पर कुछ अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप जो वर्शिप है यहाँ पर, ठीक है, और अपने रिलीजन को आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद में इससे ऊपर फिर अपने सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो लार्जर सोशल इश्यूज, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोरोना के टाइम पर जो कोविड-19 वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर लोगों की, है ना, बिना किसी सेल्फ मोटिव के हेल्प की यहाँ पर, ठीक है, उनकी सहायता करी यहाँ पर, तो वो सोसाइटी के लिए है। उसके बाद में ग्लोबल कॉजेस, अगर हम ग्लोबल कॉजेस की बात करें, जैसे अभी हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे तो उन्होंने पीस की बात की, तो वो यहाँ पर ग्लोबल कॉजेस है ना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काम कर रहा है, तो वो ग्लोबल कॉजेस होगा। जो इंटरनेशनल लेवल पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इनके लिए अगर
कोई काम कर रहा है यहाँ पर, तो वो ग्लोबल कॉजेस में होगा। तो दिस इज समथिंग बिगर देन दी सेल्फ। उसके बाद में अगर हम एथिकल बिहेवियर की बात करते हैं तो वर्क प्लेस पर एथिकल बिहेवियर किसको कहा जाएगा, है ना, क्या आएगा एथिकल बिहेवियर में एट द वर्क प्लेस पर क्या रखेंगे एथिकल बिहेवियर को। तो बोथ इंटरनल और, है ना, बोथ इंटरनल मैनेजमेंट और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स डिफाइन बाय एक्शंस ऑफ द अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज। तो यहां पर जब किसी व्यक्ति को, जब किसी पर्सन को, जब किसी स्टाफ को, चाहे हम इंटरनल मैनेजमेंट की बात करें और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात करते हैं, जब वो दोनों एप्रिशिएट करते हैं, है ना, तो वो यहां पर किसी पर्सन के बिहेवियर को, तो वो यहां पर एथिकल बिहेवियर होगा, है ना, दैट विल बी इंडिकेट, एथिकल बिहेवियर को इंडिकेट करेगा वो। ओके, एंड उसके बाद में अगर हम किसकी बात करें, उसके बाद में जो एम्प्लॉइज ऑल लेवल कैन यहां पर डिस्काउंट्स वेदर देयर एक्शन कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिवली ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं, तो कहीं ना क्या वो कहीं पॉजिटिवली उसको इंटरेक्ट कर रही है, क्या पॉजिटिवली यहां पर उसके ऊपर काम कर रही है। तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है सर्टेन सिचुएशन में या स्पेसिफिक जो ट्रांजैक्शन होती है, तो वहां पर एथिकल जो कंसीडरेशंस हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट यहां पर आती है। और अगर हम एथिकल बिहेवियर की बात करते हैं तो इट इज एनकंपासेस एंड एम्प्लॉइज बिलीफ, किसी व्यक्ति की बिलीफ, वैल्यूज, एक्शन एंड उसके जो डेली इंटरेक्शंस हैं, उसके सर्विस डिलीवरी में जो कस्टमर को डिलीवर, है ना, जो कस्टमर को सर्विस डिलीवर कर रहा है और जब अपने कलीग्स के साथ में यहां पर बातचीत कर रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द कलीग्स, उसमें यहां पर रिफ्लेक्ट होता है, उसमें यहां पर देखने को मिल जाता है। और जो एम्प्लॉयज हैं, अगर हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो एम्प्लॉय को यहां पर शुड असिस्ट कस्टमर विद चैलेंजेस, ठीक है, जो अगर कस्टमर को चैलेंजेस फेस कर रहा है यहां पर, तो उसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्प करे यहां पर, ठीक है, जैसे लिटरेसी और सेंसरी इंपेयरमेंट, कुछ बातें कस्टमर को समझ में नहीं आती तो हमें आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द कलीग्स शुड बी रिजॉल्व प्राइवेटली, ठीक है, नॉट इन द फ्रंट ऑफ आउटसाइडर, ये नहीं होना चाहिए यहां पर। तो ये एथिकल बिहेवियर में आता है वर्क प्लेस पर। उसके बाद में जो एम्प्लॉय हैं उनको यहां पर अवॉइड करना चाहिए, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है उनको यहां पर, है ना, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, ग्रीवियंस है, उसको पब्लिक या आउटसाइडर के साथ में यहां पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो लॉफुल इंस्ट्रक्शन है उनको यहां पर फॉलो करें, जो भी फ्रॉम सुपीरियर्स, ठीक है, दैट इज कंसीडर आल्सो एथिकल बिहेवियर। ये भी एथिकल बिहेवियर में आएगा कि अगर सुपीरियर ने कोई इंस्ट्रक्शन इशू की है, कोई जारी की है, तो उसको यहां पर फॉलो करें। उसके बाद में जो एथिकल वर्क प्लेस है उसको इजीली यहां पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी यहां पर आइडेंटिफाई कर सकता है ना, जैसे यहां पर स्टाफ के साथ में इंटरेक्शन होगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहां पर ये एथिकल वर्क प्लेस है या नहीं है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद में जो रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑल द कैटेगरीज ऑफ कस्टमर, जितने भी हमारे पास में सारे कस्टमर आते हैं उनके साथ में हमें यहां पर रेस्पेक्टफुल यहां पर ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। खास करके जो फ्रंट ऑफिस पर्सनल होते हैं, जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है, उसका कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन होता है, तो हमें यहां पर कस्टमर के साथ में, है ना, बिल्कुल भी रूडली बात नहीं करनी चाहिए। और एम्प्लॉइज अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, सो दैट जो भी कस्टमर है, कस्टमर की जो क्वेरीज हैं उनका यहां पर टू द पॉइंट क्लियर यहां पर रिप्लाई कर सकें और उनकी जो क्वेरीज हैं उनका आंसर कर सकें यहां पर। तो बिजनेस प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में स्टाफ को पता होना चाहिए। और जब भी हम कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो करेक्ट और ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कस्टमर को प्रोवाइड करें, कस्टमर को डिलीवर करें यहां पर। उसके साथ साथ एक्सेप्टेबल बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एम्प्लॉइज की जब वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, और हाई डिग्री ऑफ एनर्जी लेवल होना चाहिए जैसे ऑफिस में एंटर करते हैं, अपने काम के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए यहां पर, और कस्टमर को आगे बढ़कर, है ना, यहां पर हेल्प करें। उसके साथ साथ अगर हम रिकॉग्नाइजिंग एथिकल वर्कप्लेस की बात करते हैं तो कन्फर्मिंग टू द वर्क रिलेटेड टॉक, है ना, अपने जो ऑफिस है उसमें काम से रिलेटेड जो बातचीत है वही करें यहां पर। जो अदर टाइप के मैटर्स हैं, है ना, जो हमारे वर्क से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं तो उनको अवॉइड करें, ऑफिस में डिस्कशन ना करें, काम से रिलेटेड ही डिस्कशन करें। उसके बाद में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिंट यहां पर कस्टमर को नहीं देना चाहिए कि आप हमें वर्क प्लेस के या ऑफिस के बाहर आकर मिलिए, है ना, ऐसा कोई यहां पर कस्टमर को नहीं बोलना है। उसके बाद में कोई भी एक्सपेक्टेशन या एक्सेप्टेंस यहां पर गिफ्ट या फेवर की कस्टमर से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फेयर और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अपने जो को एम्प्लॉइज हैं उनको यहां पर प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके बाद में जहां भी नेसेसरी हो, ठीक है, प्रेजिंग करने की बात आए, डिफेंडिंग करने की बात आए, है ना, जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी बैंक की पॉलिसीज या डिसीजन है, तो जहां प्रेज करने की बात है प्रेज करें, जहां डिफेंड करने की बात आती है तो वहां पर डिफेंड करें, ठीक है। उसके बाद में अगर हम अनएथिकल बिहेवियर की बात करते हैं तो अनएथिकल बिहेवियर वर्क प्लेस पर किस वजह से देखने को मिल सकते हैं। तो अनएथिकल बिहेवियर के कई कारण हो सकते हैं वर्क प्लेस पर। तो यहां पर उसमें जो मेजर कॉजेस हैं अनएथिकल बिहेवियर पर, उसमें यहां पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल। अगर ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक के अंदर यहां पर कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल अवेलेबल नहीं है तो पता नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है, पता नहीं चलेगा यहां पर कि जो रूल रेगुलेशंस क्या हैं या एथिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं। उसके बाद में लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन, अगर किसी स्टाफ को यहां पर यह है कि वो कुछ भी करेगा, है ना, उसके ऊपर लेते हैं कोई स्टाफ है आपकी ब्रांच में और उनका टॉप मैनेजमेंट में यहां पर कोई जानकार है या टॉप मैनेजमेंट में कोई फैमिली मेंबर है, तो वो हमेशा हमेशा बिना डर के रहेगा, है ना, वो कुछ भी करे ना करे, ठीक है, उसे यहां पर लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर यहां पर किसी स्टाफ को अनरियलिस्टिक टारगेट दे देंगे तो वो अपने टारगेट अचीव करने के लिए, है ना, यहां पर क्या करेगा, गलत कमिटमेंट करेगा, ठीक है, और जो अनएथिकल एक्टिविटीज करेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और उसके बाद में एम्प्लॉइज, इन्फ्लुएंस ऑफ को एम्प्लॉइज, कई लोग क्या करते हैं, अपने जो साथी होते हैं, जो को एम्प्लॉइज होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई बैंक की जॉब के साथ साथ, है ना, आप एक्स्ट्रा ये काम कर लो, है ना, मैं इससे इतना कमा रहा हूं तुम भी कमा सकते हो। बैंक की जॉब, बैंक में जॉब करते हैं उससे जो पैसा आता है उससे, है ना, यहाँ पर उतना, है ना, नहीं हो पाता, गुजारा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉइज को कि आप यहाँ पर कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज है ना, आज और आजकल जो अगर हम लोग बात करते हैं
ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए उनको एनकरेज करने की बात करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अनप्रिंसिपल लीडरशिप है ना, अगर यहाँ पर जो लीडर हैं, लीडर ही यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि हमारे नीचे हायरार्की में लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अनप्रिंसिपल लीडरशिप है, कौन क्या कर रहा है, टारगेट अचीव कर रहा है नहीं कर रहा है, किसने क्या काम किया है। तो अगर यहाँ पर ये सब चीजें आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो उसके बाद में मीन्स आर नॉट एप्रिशिएटेड, अगर कोई स्टाफ अच्छा काम करता है इसको यहाँ पर एप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वो मीन्स आर नॉट एप्रिशिएटेड में आ जाएगा। तो वही हमने बात की, कोड ऑफ एथिक्स मैनुअल अवेलेबल नहीं है, फियर ऑफ एक्शन है ना, एम्प्लॉइज में बी बिहेव डिफरेंटली इफ दे फाइंड दैट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एथिक्स वेरी सीरियसली। और यहाँ पर कोई टॉप मैनेजमेंट में उनका कोई जानकार है, अनरियलिस्टिक टारगेट दे दोगे तो टारगेट अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करेगा यहाँ पर। उसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ को एम्प्लॉइज है ना, अपने साथी को यहाँ पर इन्फ्लुएंस है ना, जो को एम्प्लॉइज हैं अपने साथियों को यहाँ पर क्या करना, उनको दूसरी चीजों के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल वर्क के ऊपर फोकस करना ड्यूरिंग द ऑफिस है ना। और जो वर्क प्लेस है उसको यहाँ पर है ना सेवरल टाइम्स जो लीव द वर्क प्लेस ड्यूरिंग द डे, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन वाली अनएथिकल बिहेवियर वाली चीजों में यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व रखना, तो वो इन्फ्लुएंस ऑफ को एम्प्लॉइज आ जाएगा। अनप्रिंसिपल लीडरशिप, ठीक है। रेगुलेटर एंड इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं इंक्वायर टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया रिपोर्ट्स पुअरली अबाउट देयर इन्वॉल्वमेंट, मिडिल एंड जूनियर लेवल एम्प्लॉइज लूज रेस्पेक्ट टुवर्ड्स सच लीडर। तो यहाँ पर जब टॉप मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट होते हैं तो कई बार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं और जो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स हैं तो उनके बारे में कुछ गलत बातें बोलते हैं यहाँ पर। तो ऐसे केस में जो मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, जूनियर लेवल मैनेजमेंट है, वो अपने लीडर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते यहाँ पर। उसके बाद में मीन्स आर नॉट एप्रिशिएटेड, कोई अच्छा काम कर रहा है कोई एम्प्लॉइज, ठीक है, तो उनको यहाँ पर एप्रिशिएट ना करना है ना। आपने देखा होगा जो कई बार जो चापलूसी करता है उसको एप्रिशिएशन मिल जाता है, जो अच्छा काम कर रहा है चापलूसी नहीं करता उसको एप्रिशिएशन नहीं मिलता, उसे बोलते हैं मीन्स आर नॉट एप्रिशिएटेड। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, वो बोलेगा अच्छा काम करने से क्या फायदा है ना, तो वो भी यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा फिर। उसके बाद में रेमेडीज क्या है, अनएथिकल बिहेवियर से कैसे बाहर निकलते हैं। तो जो एथिक्स मैनुअल है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाए, ठीक है। डेवलप एन एथिक्स मैनुअल टू गाइड एम्प्लॉइज ऑन एथिकल बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करें। उसके बाद में कन्वर्जन अबाउट एथिक्स विद द ऑर्गेनाइजेशन टू रेज अवेयरनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अवेयरनेस है उसको फैलाएं यहाँ पर, और अनएथिकल बिहेवियर को यहाँ पर तुरंत एड्रेस करें, यहाँ पर तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें, है ना, तुरंत उसको एस्केलेट करें सो दैट फ्यूचर में अनएथिकल बिहेवियर देखने को ना मिले। उसके बाद में जो यहाँ पर अनकरेज फ्रीक्वेंट यूटिलाइजेशन ऑफ एथिक्स मैनुअल, तो स्टाफ को यहाँ पर एथिक्स मैनुअल को समय समय पर यूटिलाइज करने के लिए बोले कि आप इसको पढ़ो, इसको समझो, यहाँ पर है ना क्या क्या लिखा हुआ है। और कई बैंकों में तो यहाँ पर एग्जाम भी होते हैं, जो एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसको लेकर एग्जाम भी होते हैं यहाँ पर, सो दैट एथिक्स के बारे में जानकारी दें। और जो टॉप मैनेजमेंट है शुड एग्जिबिट बिहेवियर दैट कैन बी लिमिटेड बाय द अदर एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर जो भी टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर जो अवेयरनेस है फैलाने के लिए काम करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज है ना, रिवार्ड एंड एप्रिशिएट एम्प्लॉइज हु डेमोन्स्ट्रेट एथिकल बिहेवियर, जो स्टाफ यहाँ पर अच्छा काम करता है उसको है ना, जो एथिकल बिहेवियर को फॉलो करता है तो उसको यहाँ पर रिवार्ड दें, उसको एप्रिशिएट करें। उसके बाद में इसके साथ साथ एनकरेज द एक्सप्रेशन ऑफ काउंटर व्यू पॉइंट्स डिस्कशन इन द मीटिंग, तो मीटिंग में यहाँ पर जो एथिक्स है उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, सब अपनी बात रखें और सबके जो व्यू पॉइंट है वो कंसीडर किए जाने चाहिए यहाँ पर। उसके साथ साथ प्रायोरिटाइज ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन ओवर शॉर्ट टर्म रिजल्ट यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो कॉमन एथिकल प्रैक्टिसेस हैं इन द वर्क प्लेस इंक्लूड अब्यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल, एंड उसके बाद में इनअप्रोप्रिएट प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है ना, पुअर पर्सनल हैबिट, डेटा लीकेज है ना, और यहाँ पर फेवरिंग फ्रेंड इसलिए सोशल डिसीजन, तो इन सब चीजों के ऊपर रोक लगानी चाहिए। और ये यहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस का पार्ट यहाँ पर रहती हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अब्यूज ऑफ ऑफिशियल ईमेल, तो कोई व्यक्ति उसके पास में ऑफिशियल ईमेल है और उसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, गलत तरीके से यूज करता है, यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर यूज करता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करता है यहाँ पर। तो अब्यूज ऑफ, जैसे मिस्टर आर के एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय है किसी प्राइवेट बैंक के, उन्होंने एक ईमेल सेंड किया यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, और मिसकंडक्ट के लिए उन्होंने टॉप मैनेजमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाए और उन्होंने अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया यहाँ, ठीक है। एंड एक व्यक्ति को जिसको ईमेल रिसीव हुई उसने वो ईमेल जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर सेंड कर दी, रिपोर्ट कर दी यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो इंक्वायरी कमिटी है उसको बिठा दिया गया, एक इंक्वायरी कमिटी यहाँ पर सेट बना दी गई और उस इंक्वायरी कमिटी ने जो आरके की जो एलिगेशंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सही नहीं निकली, ठीक है, और यहाँ पर उसने जो क्लेम किए थे वो बिल्कुल यहाँ पर झूठ थे। तो ऐसे केस में जो कमिटी है उसने कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन किए, कुछ पनिशमेंट को, और आरके टू डिटर सिमिलर बिहेवियर इन द फ्यूचर, और कि वो फ्यूचर में ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करेगा। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर मिस्टर आरके को रिजाइन करने के लिए बोला विद इन 3 वर्किंग डेज, और या अगर वो रिजाइन नहीं करता तो उसको यहाँ पर फिर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कंडक्ट के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये है यहाँ पर कई लोग अपनी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत यूज करते हैं। उसके बाद में प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, तो मैनी यंग जो करियर ओरिएंटेड वुमेन है वो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं जब प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होते हैं यहाँ पर ड्यू टू प्रेगनेंसी बीइंग कंसीडर्ड ए डिस्क्वालिफिकेशन। तो कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखोगे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको यहाँ पर जॉब देना प्रीफर नहीं करते, ठीक है, उसको डिस्क्वालीफाई मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक। तो
ये एक तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो एम्प्लॉयर्स इन फॉर्मल सेक्टर पे देयर एम्प्लॉयज मेडिकल इंश्योरेंस, और उनको ऐसा लगता है कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर हम हायर करेंगे तो उसकी हमें ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर पे करनी पड़ेगी और उसमें यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होता है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे वुमेन विद 2-3 चिल्ड्रन और दोज हु हैव क्रॉस ए सर्टेन एज, तो उनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं मिलती जॉब के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो फेस लॉसेस ड्यू टू मैटरनिटी रिलेटेड जो लीव है यहाँ पर। तो ऐसा करके यहाँ पर जो प्री इंप्लॉयमेंट टेस्ट है तो ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर का ही यहाँ पर पार्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड 1 or 2 मैटरनिटी लीव्स ऑफ एम्प्लॉय विद करियर स्पैनिंग 30 to 35 ईयर्स यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सनल हैबिट्स, लोगों की जो पर्सनल हैबिट है उसकी वजह से भी यहाँ पर अनएथिकल बिहेवियर देखने को मिलता है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट नोटेड दैट मेनी फ्रेश ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टार्ट, है ना, यहाँ पर इंडल्जिंग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स आफ्टर सेटलिंग इनटू देयर जॉब, है ना। जब वो अपनी जॉब में सेटल हो गए तो उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। एचआर डिपार्टमेंट ने ऐसा यहाँ पर नोटिस किया, ठीक है। एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने सभी स्टाफ का इंश्योरेंस कराती हैं यहाँ पर, और जो डिजीज है किडनी फेलियर, लंग, थ्रोट कैंसर, है ना, और इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को रिम्बर्समेंट करना पड़ सकता है। तो ऐसी केस में कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस आर वायलेटेड, तो एम्प्लॉयज कैन नॉट ब्लेम द एम्प्लॉयर। तो मेन इशू इज वेदर एम्प्लॉयर शुड कंसर्न विद द सोशल एंड पर्सनल लाइफ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो क्या यहाँ पर एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पर्सनल लाइफ में या सोशल लाइफ में यहाँ पर झांकना चाहिए, क्या उसके ऊपर कंसर्न करना चाहिए यहाँ पर, है ना, क्या उनको यहाँ पर दे डू नॉट परस्यू देयर हैबिट्स एट द वर्क प्लेस यहाँ पर। तो एम्प्लॉयर क्लेम दैट डज नॉट विश टू डिस्टर्ब इट्स एम्प्लॉयज, कि वो अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड इंश्योरर परमिटेड दिस। तो ऐसे केस में जो प्रीमियम डिटेल्स हैं ऑन द इंटरेंट रिवील पर्सनल हैबिट्स, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मेडिकल चेकअप की बात आती है ना, तो एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द एचआर डिपार्टमेंट कि यहाँ पर जो डिसीजन है टू रूटीन चेक फॉर द एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग हैबिट्स, है ना, ये खराब है, हमारी पर्सनल लाइफ या हमारी सोशल लाइफ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दखल नहीं देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो प्रोटेस्ट हैं वो यहाँ पर होने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद में डेटा लीकेज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रोमिनेंट होटल चेन ऑफर डिस्काउंट्स टू इंडिविजुअल हु स्पेंड ए सेलेक्ट नंबर ऑफ डेज एट देयर होटल अक्रॉस इंडिया। तो अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है, कंपनी का जो डेटा है, अगर उसको किसी के साथ में लीक कर दिया जाता है तो सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी होती है। तो मिस्टर KRR एक लॉन्ग टाइम पैट्रन है ऑफ द होटल चेन और डिस्कवर दैट हिज वाइफ ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेज, फूड, ड्रिंक कंजम्पशन और प्लेसेस विजिट ड्यूरिंग द ईच स्टे यहाँ पर, ठीक है। तो द मेथड यूज्ड बाय हिज वाइफ इज ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन इज नोन, है ना, अननोन यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी वाइफ ने, मिस्टर KRR की वाइफ ने यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ये कलेक्ट कर ली। तो होटल टिपिकली एनालाइज गेस्ट इंफॉर्मेशन टू रिटेन स्टीम्ड क्लाइंट्स एंड एनकरेज देम टू रिकमेंड द होटल टू फ्रेंड और रिलेटिव। तो यहाँ पर कई बार जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उनको यहाँ पर रिकमेंड करते हैं होटल्स। तो उसी कड़ी में जो इन्फॉर्मेशन है, कई बार छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर कर दी जाती है। इफ एन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकिंग द गेस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी एम्प्लॉय ने यहाँ पर गेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर दी है यहाँ पर और उसने फिर होटल छोड़ दिया यहाँ पर, तो होटल अथॉरिटीज है मे फेस चैलेंजेस इन टेकिंग एक्शन। तो उस स्टाफ के अगेंस्ट में, उस एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में वो एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया यहाँ पर, और इसकी वजह से जो गेस्ट है उसकी जो प्राइवेसी है वो अफेक्टेड हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केस में फाइलिंग ए पुलिस कंप्लेन एंड परसुइंग ए लीगल एक्शन डिमांडिंग कंपनसेशन फ्रॉम द होटल, तो इस तरह की जो मुसीबत है वो होटल के ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पर जो डेटा लीकेज है, दिस इज ऑल्सो दी ए अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ये भी यहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस का यहाँ पर पार्ट हो जाता है। उसके बाद में हेल्पिंग फ्रेंड्स इन दी सोशल डिसीजन, है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो यहाँ पर किसी फ्रेंड को किसी सोशल डिसीजन में हेल्प करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, यहाँ पर दो फ्रेंड है, एक है यहाँ पर बी, ठीक है, दोनों की दोनों यहाँ पर बैंकिंग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, है ना, दोनों ने IBPS का एग्जाम दिया, ए का सिलेक्शन हो जाता है और बी का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होता। दोनों की दोनों फीमेल है, ठीक है। अब बी का सिलेक्शन नहीं होता है तो इसके जो पेरेंट्स हैं इसकी मैरिज के लिए यहाँ पर, है ना, अप्रोच करते हैं, इसकी शादी करनी है, और मान लेते हैं कोई यहाँ पर मिस्टर Z नाम का पर्सन सेलेक्ट किया यहाँ पर, है ना, इसके साथ में मैरिज के लिए। अब यहाँ पर जो बी है, बी की जो मदर है ना, बी की जो मदर है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने ए से रिक्वेस्ट किया कि जो मिस्टर Z है इसका बैंक अकाउंट आपके यहाँ पर है और इसने क्रेडिट कार्ड भी आपके बैंक से लिया हुआ है, ठीक है, तो आप हमें इसके अकाउंट की स्टेटमेंट और इसके क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है हमें दे दो यहाँ पर, ठीक है। तो ए और बी आपस में अच्छी फ्रेंड है, उसकी मदर ने रिक्वेस्ट की है, तो ए अगर यहाँ पर मिस्टर Z की अकाउंट और उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उसकी मदर के साथ में शेयर कर देती है, तो दिस इज अनएथिकल बिहेवियर, है ना, ये क्या है, अनएथिकल बिहेवियर। तो हेल्पिंग फ्रेंड्स इन दी सोशल डिसीजन, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अबाउट 5 years, तो यहाँ पर ये वही केस है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिंग पर्सनल बिजनेस ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम। तो बहुत सारे लोग ऑफिस टाइम में अपना जो पर्सनल काम है वो करते रहते हैं, पर्सनल एक्टिविटीज करते रहते हैं, है ना। कोई ऑफिस के टाइम में यहाँ पर अपनी जो ITR है, ठीक है, अपनी ITR अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर की ITR फाइल कर रहे हैं, है ना। कोई ऑफिस टाइम में यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई ऑफिस टाइम में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ओपन करके बैठे हैं, मंत्रा ओपन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉइज में एंगेज इन पर्सनल वर्क ड्यूरिंग दी यहाँ पर वेरियस रीजन, टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, पर्सनल बिजनेस मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। कई बार जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको असाइनमेंट मिलता है तो उनके पेरेंट्स ऑफिस में ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की या
यहाँ पर इनफॉर्मली किसी क्लाइंट के असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं प्राइवेटली, तो जो यहाँ पर इस तरह का रीजन होता है, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं पर्सनल वर्क इंक्लूड लो वर्क एथिक्स। तो ऐसा जो पर्सनल यहाँ पर बिजनेस ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम ऐसा लोग क्यों करते हैं, तो इसके पीछे का जो रीजन है, तो यहाँ पर कई लोग लो वर्क एथिक होते हैं, यहाँ पर लो वर्क एथिक मतलब काम नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में इनको कामचोर व्यक्ति बोल सकते हैं। और एडिशनल इनकम यहाँ पर जनरेट करने की ग्रीड, है ना, एडिशनल इनकम जनरेट करने का लालच, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी, है ना। कई लोगों को ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं कि मुझे कोई जॉब से निकाल तो नहीं सकता, है ना, मैं काम करूँ या ना करूँ, तो ऐसे लोग जो जॉब सिक्योरिटी हो सकता है। लैक ऑफ फेथ इन फैमिली मेंबर, तो कई लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स की जो एबिलिटी है उनके ऊपर फेथ नहीं होता, वो सारा काम खुद से ही करते हैं यहाँ पर, है ना। तो ऐसी कुछ यहाँ पर चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपने जो पर्सनल बिजनेस है ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम यहाँ पर करते हैं। कई बार ऐसा होता है टेकिंग क्रेडिट फॉर द अदर वर्क्स, है ना, दूसरा जो व्यक्ति है उसके कामों का यहाँ पर क्रेडिट ले लेना। जैसे मान लेते हैं किसी 10 लोगों को कोई टास्क असाइन की, है ना, ग्रुप में कोई टास्क असाइन की 10 लोगों को, और उसमें से 8 ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और उसमें जो 2 लोग हैं उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, है ना। और वो 2 लोग हैं जो उन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट को जाकर प्रेजेंट कर दिया प्रोजेक्ट, तो मैनेजमेंट क्या मानेगा कि इन 2 लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है ना, जो प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं इनको सबसे ज्यादा जानकारी, तो काम किया 8 लोगों ने, तो यहाँ पर उन 8 लोगों का जो क्रेडिट है उन 2 लोगों को सबसे ज्यादा। तो ऐसे केस में शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटीज टू फिजिबल सम टास्क यहाँ पर, तो ये कहलाता है टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एथिकल लैप्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यहाँ पर। तो टिपिकली कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड रेगुलेटरी गाइडेंस एम टू प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज रिक्वायरिंग कांस्टेंट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द असेसमेंट। सर्वेलेंस ऑफ द एम्प्लॉइज इज ऑफन व्यूड नेगेटिवली। अगर आप हर समय अपने जो स्टाफ है, एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर सर्वेलेंस लगा के रखोगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके ऊपर, है ना, जो सीनियर मैनेजमेंट है उसका एक तरीके से मिसट्रस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर स्टाफ को अच्छे से काम करना है तो उन्हें कोई टास्क असाइन कर दो और फिर उनको फ्री छोड़ दो। यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस वेदर माइनर इन्फ्रैक्शंस सच एज पियोन चैटिंग विद कस्टमर्स शुड बी ट्रीटेड एज सेम एज द मेजर फ्रॉड। क्या उसको मेजर फ्रॉड माना जाएगा? तो नहीं यहाँ पर, है ना। तो माइनर और मेजर एथिकल एक्ट आर रॉन्ग। तो मेजर और जो भी माइनर एथिकल हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज हैं, उनको यहाँ पर गलत माना जाता है, तो दोनों को प्रोहिबिट करने के ऊपर काम करना चाहिए यहाँ पर। एथिक्स ऑफ ए बैंकर एथिक्स की बात करते हैं। तो जो बैंकर है ना, किसी बैंकर को इवेल्युएट किया जाएगा उसके एथिकल कमिटमेंट से लेकर, है ना, उसका जो बैंकिंग करियर है वो कितना बड़ा रहा है। तो जो इनिशियल स्टेज है वो अप टू फर्स्ट 5 to 7 ईयर ऑफ द एंट्री ऑफ द बैंकिंग, जो बैंक में एंटर किया है और काम करते हुए 5 से 7 साल हो गए हैं, तो इनिशियल स्टेज में है यहाँ पर। उसके बाद में मिडिल मैनेजमेंट स्टेज में आता है, जब बैंक में काम करते हुए 7 से 15 साल का समय हो गया है। उसके बाद में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आ जाएंगे, जब यहाँ पर बैंक में काम करते हुए मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो एथिक्स ऑफ ए बैंकर, तो बैंक शुड ग्रूम एम्प्लॉय इनटू एथिकल जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक को अपने जो एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ है, उनको इस तरीके से ग्रूम करना चाहिए कि वो यहाँ पर एथिकल पर्सनल के तौर पर काम करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, इन्फॉर्मल इंटरेक्शन, ऑफ साइट गेट टुगेदर, और जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर किया जाए, ठीक है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट आता है विस्ले ब्लोइंग इन द बैंक। बैंक में विस्ले ब्लोइंग यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। विस्ले ब्लोइंग जो पॉलिसी है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है, और आरबीआई में ब्रॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ CIC, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर में आती है, और 21 अप्रैल 2004 से ये इंप्लीमेंट, है ना, यहाँ पर इफेक्ट हुई है। और 18 अप्रैल 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्रोटेक्ट डिस्क्लोजर स्कीम फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड जो फॉरेन बैंक है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर जो फॉरेन बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनके ऊपर भी विस्ले ब्लोइंग एप्लीकेबल हो गई है। विस्ले ब्लोइंग में एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर? तो विस्ले ब्लोइंग में यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है ना, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है, ऑफिस में कोई यहाँ पर ऑफिस में कुछ मिसयूज हो रहा है, यहाँ पर कोई करप्शन हो रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं कस्टमर के अगेंस्ट में है यहाँ पर, या कंट्री के अगेंस्ट में है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो ड्यूटी है वो बनती है किसकी? जो भी स्टाफ जिसको ये बात नजर आती है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस चीज को यहाँ पर डिस्क्लोज करे, इसके बारे में यहाँ पर बताएं, है ना। तो एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, कस्टमर, स्टेक होल्डर, एनजीओ, मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन लॉज कंप्लेन, वो कंप्लेन लॉज कर सकते हैं यहाँ पर सीनियर के पास में, टॉप मैनेजमेंट के पास में। अगर वहां पर बात नहीं सुनी जाती तो वो यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर आरबीआई के पास में भी जाकर जो कंप्लेन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आरबीआई है, आरबीआई इसमें एज ए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है कंप्लेन रिसीव करने के लिए इस स्कीम के तहत, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर एज ए इन कंप्लेन्स को सुनेगा, ठीक है। एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ लॉजिंग दी कंप्लेन, तो यहाँ पर जो कंप्लेन है वो एक सील्ड एनवेलप में, है ना, सुपरस्क्राइब एज ए कंप्लेन अंडर द प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम फॉर द बैंक, है ना। ये उस लिफाफे के अंदर उस एनवेलप के ऊपर मेंशन करें यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर ऑथराइज पर्सन है फिर वही उस एनवेलप को ओपन करेगा, और किसी के पास उस एनवेलप को ओपन करने का राइट्स नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, इस तरह की जो कंप्लेन है उसको यहाँ पर हैंडल करता है। तो जो कंप्लेन है वो क्या होनी चाहिए? कंप्लेन यहाँ पर एकदम सही होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। अगर कोई झूठी कंप्लेन करता है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर फिर एक्शन भी लिया जा सकता है। चलिए उसके बाद में अगर हम विस्ले ब्लोइंग की बात करते हैं, तो जो भी ऑफिसर है या स्टाफ है जिसने करप्शन या रॉन्ग डूइंग को यहाँ पर डिस्क्लोज किया है, तो उसको जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है यहाँ पर, क्योंकि उसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, उसे यहाँ पर फिजिकली हार्म किया जा सकता है। तो इसके लिए पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम है विस्ले ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। तो यहाँ पर ये एक्ट यहाँ पर
पास हुआ और इन्वेस्टिगेट करप्शन एंड मिसयूज ऑफ द पावर बाय द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर अपनी पावर का मिसयूज होता है, करप्शन किया जाता है, तो उसमें जो भी कंप्लेन करता है उसको बचाने की बात की गई है यहाँ पर। और जो जिम्मेदारी होगी यहाँ पर, है ना, जो भी कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेन की है, कंप्लेनेंट को यहाँ पर बचाने का जो काम है वो कौन करेगा? सीवीसी, द प्रोटेक्शन ऑफ जेन्युइन कंप्लेनेंट अंडर दिस एक्ट। तो ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? सीवीसी की है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की यहाँ पर जिम्मेदारी रहती है उसको प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, तो ये जो यूनिट है आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें यूनिट की बात करूं, चलिए यूनिट नंबर 55 की तरफ हम लोग मूव करेंगे और जो मॉड्यूल ई है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक नजर में। मॉड्यूल ई से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी रेंज में रहने वाले हैं, यहीं से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स की। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग एथिक्स में क्या आएगा, तो एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी में एथिक्स की बात की गई है। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग, तो आईटी क्रूशियल पार्ट है यहाँ पर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। उसमें उसके बाद में अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करते हैं तो इट इज नो लॉन्गर चॉइस बट ए कंपल्सन फॉर द बैंक, है ना, बैंक के लिए ये एक कंपल्सन हो गया है। और जो कस्टमर है इररिस्पेक्टिव देयर टेक सेविनेस, तो आज के समय में जो कस्टमर है वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो यूजिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो मर्जर पोस्ट चैलेंजेस ड्यू टू डिफरिंग टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क यहाँ पर, तो ऐसे केस में जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, वो यहाँ पर बैंकिंग में इस्तेमाल हो रहा है, बैंकिंग में यूज हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम रोल की बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बैंक में, तो यहाँ पर जो आईटी है दैट इज इंपैक्टेड एफिशिएंसी ऑफ मनी कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो इसमें यहाँ पर बड़े लेवल पर जो काम है वो हुआ है। और आज के समय में जो आईटी है ट्रांसफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को और कस्टमर के साथ में जो रिलेशनशिप है, तो इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन और बैंक कस्टमर जो कम्युनिकेशन है उसको लगातार यहाँ पर एनहांस किया जा रहा है ना। कहीं ना कहीं बैंक्स में सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और बिलियंस ऑफ डेटा जो है वो कैप्चर किया जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है एवरी सेकंड, हर सेकंड यहाँ पर उसका ट्रांसमिशन किया जा रहा है। तो ऐसे केस में बैंक कलेक्ट बोथ बैंकिंग रिलेटेड डेटा और जो डेटा है यहाँ पर सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है, दोनों तरह के जो डेटा है बैंक में यहाँ पर कैप्चर किए जाते हैं। चलिए, और जो आईटी पर्सनल है शुड मॉनिटर एंड ट्रेन सो दैट यहाँ पर डेटा लीकेज ना हो। ठीक है, जो डेटा है वो किसी के साथ में यहाँ पर डिस्क्लोज ना हो यहाँ पर। तो ऐसे केस में जो रोल ऑफ एथिक्स है वो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर फिनटेक। अगर आप फिनटेक को देखेंगे जो फिनटेक कंपनीज हैं, फिनटेक रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी डिलीवरिंग और फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फिन का मतलब फाइनेंस, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेगटेक। रेग का मतलब रेगुलेटरी, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, तो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर जो भी यहाँ पर रेगुलेटर की गाइडलाइंस है, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, इरडा हो या कोई और हो यहाँ पर, तो उनको इंप्लीमेंट करने में ये कंपनीज यहाँ पर हेल्प करती हैं। उसके बाद में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पर सी वैल्यू अडॉप्टिंग इस तरह की जो फिनटेक इनोवेशंस हैं सो दैट उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो और कस्टमर को यहाँ पर बेनिफिट मिले। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। और सैंडबॉक्स में क्या होता है, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला गया कि आप यहाँ पर इनोवेशन कीजिए फाइनेंशियल सर्विसेज में, और उसको यहाँ पर आप जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वहां पर न्यू प्रोडक्ट को आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, बिजनेस मॉडल है, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें इनोवेशन करने के लिए बोला, और उनको बोला कि आप मार्केट पार्टिसिपेंट में जाकर आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट की, उसे बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। उसके बाद में डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग यहाँ पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से जो रिस्क है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक बड़ा चैलेंज है। तो बैंक यहाँ पर आउटसोर्स कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज को, जो फिनटेक कंपनीज हैं, सो दैट यहाँ पर नीड स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर। तो उसके साथ साथ जो बैंक है उसको ये इंश्योर करना है कि हमारा जो स्टाफ है और जो फिनटेक सर्विस प्रोवाइडर है ना, वहां पर इंटीग्रिटी एंड अवेयरनेस टू कंप्लाई विद डेटा प्राइवेसी, है ना, दोनों को जानकारी होनी चाहिए कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी के साथ में अनवांटेड तरीके से डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर हम डेटा प्राइवेसी के रूल की बात करते हैं तो वो बैंक और यहाँ पर रीजन के बीच में डिफर कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर आरबीआई की तरफ से प्रोवाइड किया गया है गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट और जो साइबर फ्रॉड्स हैं, इसको लेकर सभी कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर इशू की गई हैं। और इसमें सभी बैंक्स को बोला गया है कि जो यूनिफॉर्म डेटा प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर करें यहाँ पर। ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में सिक्योर स्टोरेज ऑफ मीडिया होना चाहिए, जो भी यहाँ पर सारा डेटा है वो एकदम बैंक के पास में सिक्योर रहना चाहिए। उसके बाद में जो बैंक है उनको एप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्यूर्स, बहुत इलेक्ट्रॉनिक और जो पेपर बेस्ड मीडिया है, ठीक है, उनका जो डिस्पोजल है, ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो बैंक को यहाँ पर इसकी जरूरत है। उसके साथ साथ बैंक को ये भी है कि कस्टमर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन और जो उसके ट्रांजेक्शन का डेटा है और या जो पासवर्ड्स हैं यहाँ पर, है ना, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट अगर कोई हैकर हैक भी कर लेता है तो उसे यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉकिंग, फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, ईमेल, प्रिंटिंग, मॉनिटरिंग ऑफ अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पासवर्ड चेकिंग सॉफ्टवेयर, की लॉगर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, है ना, यहाँ पर जो बैंक है इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर नज़र बनाए रखें कि यहाँ कहीं से डेटा लीकेज ना हो।
और जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड होते हैं दीज आर ईजियर टू ट्रैक देन फिजिकल फ्रॉड, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है उसको आप जल्दी पहचान लोगे, फिजिकल फ्रॉड को तो पहचानने में समय लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में कहीं ना कहीं जो फुटप्रिंट है वो छूट जाते हैं। और जो फिनटेक कंपनीज हैं वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और एनालिटिक का यूज करती है सो दैट जो फ्रॉड है उसको प्रिवेंट कर सके और उसको यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सके कि हाँ इस तरह के जो फ्रॉड है होने वाले हैं। तो फिनटेक प्लेयर्स यहाँ पर बड़े लेवल पर जो हेल्प है वो कर रहे हैं। यहीं पर अगर आप देखोगे जो BN श्री कृष्णा कमेटी उसने आइडेंटिफाई किए यहाँ पर 7 प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल के बारे में बात की उन्होंने डेटा प्रोटेक्शन लॉज को लेकर, ठीक है। तो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड हो जाता है टेक्नोलॉजी एग्नोटिज्म, डेटा मिनिमाइजेशन, इन्फॉर्म कंसेंट, अकाउंटेबिलिटी, पेनल्टीज और एनफोर्समेंट, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस किया। और उसके बाद में जो यहाँ पर अप्रूवल ऑफ डेटा प्राइवेसी बिल तो पार्लियामेंट ने 2022-23 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और जो डेटा प्राइवेसी बिल है वो यहाँ पर पार्लियामेंट से पास भी हो गया। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जब डिजिटल एरा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपके क्या राइट है ना। जो IP है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई बुक लिखी है ना, आपने कोई बुक लिखी है तो उस बुक के ऊपर आपका अधिकार है और उस बुक को कोई यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पर, है ना, जब तक उसके ऊपर आपकी परमिशन ना हो, है ना, जब तक आप उसको परमिट ना करें यहाँ पर। और अनऑथराइज यूज ऑफ IP इज प्रोहिबिटेड अंडर द एप्लीकेबल लॉ। और जो भी यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं IP, ठीक है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई सिंबल है, इनोवेटिव प्रोसेस है, मेथड्स है यहाँ पर, एंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है, जब कोई आप इनोवेशन करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कोई सर्च करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो पेटेंट्स है उसमें इनोवेशंस आ जाएंगे, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ये पेटेंट्स में आ जाएंगे। और कॉपीराइट में देखेंगे यहाँ पर जो लिटरेरी वर्क है, फिल्म है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक वर्क है, कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन है यहाँ पर, है ना, ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे, ये सब यहाँ पर कॉपीराइट का पार्ट है। और उसके बाद में राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट इंक्लूड दोज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, है ना। अगर हम किसी कॉपीराइट की बात करते हैं तो उसमें कोई आर्टिस्टिक वर्क है ना, कोई फोनोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, कोई ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर, कोई आपने म्यूजिक बनाया है, कोई वीडियो बनाया है, कोई ऑडियो तैयार किया है, कोई बुक लिखी है, तो उसके ऊपर जो राइट्स होते हैं आपके वो कॉपीराइट्स होते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं दीज आर फॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है, जो यहाँ पर उस इंटेलेक्चुअल एसेट्स के ऊपर आपकी ओनरशिप को इंडिकेट करता है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या होता है, उसके जो IP के बेनिफिट से सिर्फ आपको ही मिलने चाहिए, जो थर्ड पार्टी है वो उसको यहाँ पर यूज करने से, अनऑथराइज यूज को प्रोहिबिट करता है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और उसके बाद में अगर हम पेटेंट्स की बात करते हैं तो पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट एंड इट इज गारंटीड फॉर एन इन्वेंशन। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड, जनरली 20 ईयर्स, तो 20 साल की जो यहाँ पर प्रोटेक्शन है मिल जाती है। तो पेटेंट्स यहाँ पर 20 साल के लिए वैलिड रहती है। उसके बाद में एथिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो जो IT टीम है ऑफ ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो रिस्पॉन्सिबल रहती है यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर फॉर्मेशन और एक्टिविटीज को लेकर यहाँ पर। तो एथिकल कंडक्ट यहाँ पर IT प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समय है ना, तो एथिकल कंडक्ट को लेकर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर एम्प्लॉइज के लिए समय समय पर जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है वो कंडक्ट किए जाने चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर जो की एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर, जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, है ना, जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए स्टाफ के पास में, एम्प्लॉइज के पास में। और कौन कौन से टाइप के यहाँ पर साइबर क्राइम हो सकते हैं, किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर जो स्टाफ है उसको जानकारी होनी चाहिए। और जो भी IT एम्प्लॉइज हैं, है ना, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह के IT अटैक होते हैं, है ना, अटैकर्स के प्रोफाइल कैसे हैं, यहाँ पर मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर किस टाइप के हो सकते हैं, तो इसके बारे में जो स्टाफ है उसको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो हमारा मॉड्यूल E यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मॉड्यूल E के बाद में हम यहाँ पर जो कुछ पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं मॉड्यूल C को लेकर। तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ साइबर क्राइम, फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन द साइबर टेक, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो ये गोपाल कृष्णा जो कमेटी रिपोर्ट है उसने यहाँ पर नो रिकमेंडेशन दी, गोपाल कृष्णा कमेटी रिपोर्ट ने, कि एक तो IT यहाँ पर IT गवर्नेंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को फॉलो करना है, IT ऑपरेशंस बैंक में होने चाहिए, IT जो सर्विसेज है उसकी आउटसोर्सिंग करें यहाँ पर, इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी IS ऑडिट बैंक कंडक्ट करें यहाँ पर, साइबर फ्रॉड को लेकर यहाँ पर बैंक के पास पॉलिसी होनी चाहिए, बैंक के पास में बिजनेस कंटिन्यूटी जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए, और कस्टमर एजुकेशन और लीगल इश्यूज। तो ये यहाँ पर 9 जो रिकमेंडेशन है वो गोपाल कृष्णा कमिटी ने प्रोवाइड की, ठीक है। अगर हम फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड में क्या आएगा यहाँ पर, फ्रॉड में किसको डिफाइन करेंगे, तो अगर कोई अनफेयर एडवांटेज उठाता है यहाँ पर किसी के द्वारा, अगर अनफेयर एडवांटेज उठाया गया है ओवर अनदर इंडिविजुअल मोस्ट टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, तो वो यहाँ पर फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जो साइबर क्राइम है दैट्स डिफाइंड एज एनी क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉड कैन बी कंडक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद में अगर आप साइबर अटैक में देखेंगे, जो साइबर अटैक है तो साइबर अटैक में यहाँ पर किस तरह के रीजन अराइज होते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्रिटिकल डेटा लॉस या ब्रीच हो सकता है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकते हैं ड्यू टू बिजनेस डिस्ट्रप्शन, है ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएगी यहाँ पर, कंपनसेट करना पड़ेगा कस्टमर को, रेपुटेशन डैमेज होती है यहाँ पर, रेगुलेटरी पेनल्टीज, है ना, कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम डिस्ट्रप्शंस यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट लॉस यहाँ पर। तो इस तरह के जो साइबर अटैक होने से इस तरह के जो रिस्क हैं वो बैंक के पास में अराइज होते हैं, और लास्ट टाइम यहाँ से इन पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं
थ्रेट एक्टर के तौर पर कौन काम करते हैं? तो साइबर क्रिमिनल्स, बिजनेस कॉम्पिटिटर्स और करंट और फॉर्मर जो एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ पर थ्रेट एक्टर होते हैं। तो इनसे जो थ्रेट होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद में अगर हम साइबर थ्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर साइबर थ्रेट में क्या क्या हो सकता है? तो कॉमन थ्रेट क्या है? एक तो यहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, आपके आईडी पासवर्ड है ना, जो प्रोफाइल है। डेटा ब्रीच हो सकता है, डेटा ब्रीच थेफ्ट, डेटा चुरा जा सकता है, पूरे सिस्टम को हैक किया जा सकता है। मालवेयर और जो वायरस है वो छोड़े जा सकते हैं। रैंसमवेयर छोड़ा, एक तरह के वायरस होते हैं यहाँ पर। फिशिंग, विशिंग, स्मैशिंग या जो फार्मिंग अटैक है वो हो सकते हैं यहाँ पर, या डिसरप्टेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें यहाँ पर इंटरप्शन आ जाना है ना। और उसके साथ साथ साइबर स्क्वैटिंग, बुलिंग और वारफेयर, तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं वो हमारी आ जाएंगी इसमें। चलिए बढ़े हम लोग आगे। तो यहाँ पर जो साइबर थ्रेट्स हैं है ना, अगर हम साइबर थ्रेट्स की बात करते हैं तो साइबर थ्रेट्स में ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। साइबर रिस्क मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें यहाँ पर जो साइबर रिस्क मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रिवेंशन रहना है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर लेकर चलने हैं कि भाई जो साइबर अटैक है वो ना हो यहाँ पर। उसके बाद में अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होती है ना, अगर साइबर अटैक हो जाता है तो यहाँ पर रिडक्शन करना है, कहाँ पर हुआ है और रेमेडी उसको सही कैसे करेंगे। तो इन 3 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। और एसेंशियल मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज हैं बिजनेस कंटिन्यूटी को लेकर, इसको लेकर मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था क्लास में, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन व्हाइट लिस्टिंग है तो टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पर। उसके बाद में पैचिंग एप्लीकेशंस तो टू रेमेडिएट नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। और उसके बाद में जो कॉन्फ़िगर करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैक्रो सेटिंग, तो यहाँ पर जो अनट्रस्टेड मैक्रोस है उसको यहाँ पर ब्लॉक करें। उसके बाद में एप्लीकेशन हार्डनिंग, तो यहाँ पर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वल्नरेबल फंक्शनलिटी। उसके बाद में रिस्ट्रिक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज टू लिमिट पावरफुल एक्सेस टू द सिस्टम्स। उसके बाद में पैचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर टू रेमेडिएट नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर। और मल्टी फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्की एक्टिविटीज एंड क्रेडेंशियल थेफ्ट। एंड उसके बाद में अगर हम डेली बैकअप की बात करते हैं टू मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ अनअफेक्टेड क्रिटिकल डेटा यहाँ पर। तो ये एक एसेंशियल मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हो जाएगी बिजनेस कंटिन्यूटी को लेकर। उसके बाद में डिफेंस इन द डेप्थ, ठीक है, डिफेंस इन द डेप्थ का मतलब क्या हुआ? डिफेंस इन द डेप्थ सिक्योरिटी जो स्ट्रेटजी है इन विच सक्सेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीड्यूर्स एंड कंट्रोल आर केयरफुली प्लेस्ड थ्रू आउट द कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन कंटेन विद इन इट। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंटर में डेटा होता है ना, जो डेटा है मेन डेटा कहाँ पर? यहाँ पर सेंटर में होता है। इस डेटा को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। तो इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस इन द डेप्थ जो लेयर है वो फ्रेम की जाती है। तो सबसे बाहरी जो लेयर है वो पॉलिसीज, प्रोसीड्यूर्स और अवेयरनेस होती होंगे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। उसके बाद में ये फिजिकल लेयर हो जाती है। फिर उसके बाद में ये पेरीमीटर आ जाता है। फिर इंटरनल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फिर होस्ट कंप्यूटर में यहाँ पर सिक्योरिटी आती है, जो एप्लीकेशन है फिर उससे सिक्योर होता है। और फिर बीच में आता है डेटा। तो इतनी जो सारी लेयर है उनको ब्रीच करने के बाद में कोई भी इस यहाँ पर डेटा तक पहुंचेगा। तो इतनी सारी लेयर्स को यहाँ पर ब्रीच करना होगा। तो इसको, इस डेटा को डिफेंस करने के लिए, डिफेंस इन द डेप्थ लेयर, इसको डिफेंस करने के लिए इतनी सारी जो लेयर है वो यहाँ पर क्रिएट की जाती है। तो दिस स्ट्रेटजी कैन ड्रामेटिकली इंप्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी बाय द प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ अटैक वेक्टर्स। तो कई तरह के जो अटैक होते हैं सिस्टम के ऊपर, तो ये उससे हेल्प करेगा, ये उससे बचाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद में हैंडलिंग साइबर रिस्क बाय द बैंक, है ना। यहाँ पर अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, जो साइबर रिस्क है उसको हैंडल करने की बात करते हैं, तो बैंक्स हैव डेवलप्ड इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन सेंटर्स एसओसी। तो दीज सेंटर्स हाउस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। तो ऐसे केस में जो एसओसी है, ठीक है, जो एसओसी है उसको बैंक यहाँ पर डेवलप करता है। ये एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है यहाँ पर। अगर कुछ भी है ना, एसओसी टीम का जो पर्पस क्या है वो डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। कोई भी साइबर सिक्योरिटी इशू अगर अराइज होता है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी अगर कोई भी साइबर अटैक होता है तो उसको ये तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा यहाँ पर। और इसके साथ साथ एडवांस फोरेंसिक जो एनालिसिस हैं और क्रिप्टो एनालिसिस और यहाँ पर मालवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सारी जो एडिशनल कैपेबिलिटीज हैं ये एसओसी टीम में यहाँ पर रहती हैं। तो ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के तौर पर काम करती हैं। उसके बाद में अगर हम कॉमन मेजर्स की बात करते हैं अडॉप्टेड बाय द बैंक अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स यहाँ पर, तो एसओसी साइबर ऑपरेशन जो सेंटर है टू मॉनिटर द थ्रेट उसको यहाँ पर सेट किया जाता है। इसमें कुछ जो कॉमनली डिप्लॉयड टूल्स हैं उसमें आता है SIEM। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था SIEM का, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। उसके बाद में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैनेजमेंट, NBAD आ जाएगा, नेटवर्क बिहेवियर एंड अनेमली डिटेक्शन आ जाएगा यहाँ पर। NTAPT एंटी एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट यहाँ पर कवर होगा। उसके बाद में एंटी DDoS, एंटी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, एंटी पिसिंग मालवेयर मॉनिटरिंग, PIM प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, FIM फाइल इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, WAF वेब एप्लीकेशन फिल्टरिंग, है ना। तो ये जो सब एक्टिविटीज हैं इसमें यहाँ पर आ जाती है। साइबर इंश्योरेंस आ जाते हैं, है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट आता है, स्टाफ कस्टमर अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है अडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सारे के सारे साइबर अटैक से बचने के लिए होता है।
जो एसओसी टीम है, जो अभी हम एसओसी की बात कर रहे थे, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर एसओसी ऑपरेशंस को हेड करता है, ठीक है। और जो एसओसी है, चार्ट में देखेंगे एसओसी यहाँ पर बैठा रहता है, जो पूरे को यहाँ पर कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बैंक में इन सब चीजों को यहाँ पर फोकस करना है। चलिए, तो यहाँ ठीक है, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, इसमें आपको एक नजर बनाए रखनी है, एक नजर इसके ऊपर ध्यान रखनी है। चलिए, SIEM के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। मॉड्यूल सी में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग SIEM को लेकर, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। यहां से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें SIEM को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब की बार हो सकता है किसी और टर्म को लेकर यहां पर क्वेश्चन पूछ ले जाए, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। SIEM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहां पर जिसका यूज होता है डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग टू सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। यहां पर कोई भी अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स अराइज होता है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसको लेकर रिस्पॉन्ड करना, ये काम SIEM का रहता है। तो जितने भी एप्लीकेशन और नेटवर्क हार्डवेयर सिक्योरिटी अलार्म्स हैं, ठीक है, उनको ये एनालाइज करता है रियल टाइम बेसिस, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर जो SIEM जो सॉफ्टवेयर है उनका इस्तेमाल करके, उनका यूज करके यहाँ पर एनालाइज करते रहते हैं। तो लास्ट टाइम एग्जाम में SIEM शॉर्ट फॉर्म नहीं दी गई थी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट लिखा हुआ था, इसलिए बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए थे किसमें आंसर कौन सा टिक करें हम लोग। जो SIEM सॉफ्टवेयर है उसमें कई तरह के जो फीचर्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं उसमें वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, ये क्या कर सकता है, ये मल्टीपल जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका कंसोलिडेशन कर सकता है ये, ठीक है। उसके बाद में जो कस्टम डैशबोर्ड है और अलर्ट जो यहाँ पर वर्क फ्लो मैनेजमेंट है उसको क्रिएट कर सकता है। उसके साथ साथ जो अदर प्रोडक्ट है उनके साथ में भी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं यहाँ पर SIEM को लेकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है VAPT क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है यहाँ पर। इसमें जो VAPT है उसका मेन एम क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो रही है नेटवर्क में, है ना, सर्वर में, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करेगा VAPT, ठीक है। और जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फोकस करता है किस चीज के ऊपर, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बैंक के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग फोकसेस हैं ऑन द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड, जिससे जो थ्रेट क्रिएट होता है, यानी कोई अगर एक्सटर्नल लेवल से इस सिस्टम में आकर एंटर करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर भी ये यहां पर ध्यान देता है। और उसके साथ साथ जो बैंक है, बैंक यहां पर कंडक्ट करता है एक पीरियोडिकल VAPT एक्सरसाइज, ठीक है, थ्रू दी अप्रूव थर्ड पार्टी वेंडर्स। तो यहां पर जो थर्ड पार्टी वेंडर्स को बुलाते हैं, क्योंकि कई बार जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो बहुत सारी चीजों को लेकर आप यूज्ड टू हो जाते हैं, तो पता नहीं चल पाता वहां पर, तो थर्ड पार्टी वेंडर्स को बुलाते हैं क्योंकि उसका एकदम फ्रेश माइंड होता है, फ्रेश व्यू होता है उसको लेकर। एंड ऑब्जर्वेशन आर क्लासिफाइड इनटू हाई, मीडियम एंड लो रिस्क, है ना। जो भी ऑब्जर्वेशन थर्ड पार्टी करती है उसको यहां पर हाई में, मीडियम में, लो रिस्क में यहां पर क्लासिफिकेशन उसका कर जाता है। एंड इट इज मैंडेटरी, है ना, ये मैंडेटरी है टू यहां पर मिटिगेट दीज वल्नरेबिलिटीज एंड रिपोर्ट टू दी टॉप मैनेजमेंट, और यहां पर जो टॉप मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट करने की बात आती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहां पर एनबैड। अगर मैं एनबैड की बात करूं, ये एक नेटवर्क बिहेवियर अनोमली डिटेक्शन है, यहां पर प्रोवाइड्स वन अप्रोच टू नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन यहां पर, ठीक है। एनबैड का काम क्या होता है, जो नेटवर्क बिहेवियर अनोमली डिटेक्शन, यानी नेटवर्क में अगर कुछ यहां पर थ्रेट अराइज हो रहा है, अगर उसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करता है यहां पर एनबैड, कि कोई नेटवर्क के साथ में तो छेड़छाड़ नहीं करता, कोई नेटवर्क के थ्रू तो एंटर करने की कोशिश कर रहा है यहां पर, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेगा यहां पर। एंड इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी टू सिस्टम, और ये डिटेक्ट करता है सिक्योरिटी थ्रेट्स को बेस्ड ऑन पैकेट सिग्नेचर्स। तो जो डेटा है वो पैकेट की फॉर्म में आता है, तो पैकेट की फॉर्म में जो डेटा रिसीव हो रहा है उसको यहां पर ये आइडेंटिफाई, इट इज दी वर्क फ्लो, है ना, ये हमारा यहां पर वर्क फ्लो हो जाएगा। अनेबलिंग इन लाइन डीप जो पैकेट यहां पर इंस्पेक्शन है, तो ये इंटरनेट है, इंटरनेट से राउटर कनेक्ट रहता है, राउटर से जो DPI एप्लीकेशन है, और DPI एप्लीकेशन से फायरवॉल आती है, फायरवॉल से स्विच तक डेटा आता है, और फिर यहां पर सिस्टम में जो SAP है, डेटाबेस है, ईमेल सर्वर है, वेब सर्वर है ना, वीडियोस है, वहां पर सारा डेटा यहां पर कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में जो एनबैड टेक्नोलॉजी है या टेक्निक्स हैं, दीज आर अप्लाइड इन ए नंबर ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग डोमेन, है ना। तो यहां पर सबसे पहली बात, लॉग एनालिसिस करेगा सिस्टम में, जिसने भी यहां पर लॉगिन किया है, लॉग आउट किया है, किसने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया है, ठीक है, उसको ये एनालाइज करेगा। यहां पर पैकेट इंस्पेक्शन सिस्टम करेगा, जो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है उसका इंस्पेक्शन करते जाएगा। उसके बाद में फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, यहां पर जो फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें हायरार्की में जो डेटा पैकेट्स है उसको एनालाइज करेगा। रूट जो रूट है यहां पर उसको एनालाइज करेगा, उसको उसकी एनालिटिक्स यहां पर चेक करेगा, ठीक है। तो ये जो काम है वो यहां पर एनबैड का होता है, तो एनबैड इन चीजों के ऊपर यहां पर फोकस करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फेसेस ऑफ एन इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, यहां पर, है ना, अगर कोई इंसिडेंट हैपन होता है तो उसको लेकर जो रिस्पांस प्लान है, इफेक्टिव रिस्पांस प्लान क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या यहां पर फेसेस होते हैं। तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं क्या क्या फेसेस होते हैं। सबसे पहले तो फोकस करना है यहां पर, ये इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसेस है यहां पर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्रिवेंशन, तो हमेशा अपने आप को तैयार रखना है और प्रिवेंट करके रखना है कि सिस्टम को कोई थ्रेट राइज हो ना, यहां पर पहली बात तो इसी के ऊपर ध्यान देना है। और अगर कोई इंसिडेंट हैपन हो भी जाता है, अगर कोई थ्रेट्स क्रिएट हो भी जाता है, तो उस इंसिडेंट को यहां पर आइडेंटिफिकेशन करना, उस इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। और जब उस इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करोगे तो उसको यहां
यहाँ पर कंटेनमेंट करना, उसके असर को कम करना, उसको यहाँ पर सिस्टम से निकाल फेंकना, उसको यहाँ पर मिटिगेट करना, उसको यहाँ पर है ना कंटेन करना, ये सब चीजें आ जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पर जब कंटेनमेंट के बाद में फिर क्लीजनिंग एंड रिडक्शन, यहाँ पर सिस्टम को साफ करना कि कहीं इस तरह के जो थ्रेट्स है और तो नहीं है, और जो थ्रेट अराइज हो जाता है उसको यहाँ पर है ना हटा देना, और उससे कहीं ना कहीं डैमेज होता है, कुछ ना कुछ डैमेज जरूर करेगा सिस्टम को, ठीक है, और वहां से फिर यहाँ पर रिकवरी करना, और रिकवरी के बाद फिर प्रॉपर फॉलोअप लेते रहना। तो ये है यहाँ पर इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्रोसेस। तो अगर आप इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्रोसेस की बात करें तो जो बैंक है मस्ट डेवलप रोबस्ट साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो बैंक को यहाँ पर अगर किसी बैंक के पास में साइबर अटैक हो जाता है या इस तरह के कोई भी अटैक होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर है ना एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो प्रोसेस है बैंक के पास में होना चाहिए। साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स बैंक के पास हमेशा तैयार रहना चाहिए, प्लान टू स्टे अहेड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी कर्व, है ना, क्योंकि जो भी यहाँ पर हैकर्स होते हैं या जो साइबर अटैक करते हैं वो काफी एडवांस होते हैं और नए नए इनोवेशन करते रहते हैं। तो ऐसे केस में जो टीम है उसको 2 कदम यहाँ पर आगे रहने की जरूरत रहती है। उसके बाद में प्रोएक्टिव कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोएक्टिव कैपेबिलिटीज में प्रिपरेशन एंड डिटेक्शन एनालिसिस यहाँ पर होना चाहिए, और है ना ये प्रोएक्टिव कैपेबिलिटीज है यहाँ पर प्रिपरेशन और डिटेक्शन एनालिसिस। उसके बाद में रेस्पॉन्सिव कैपेबिलिटीज की बात करते हैं यहाँ पर, तो कंटेनमेंट, रिडक्शन और रिकवरी, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है, कंटेनमेंट, रिडक्शन और रिकवरी, ये क्या है, ये रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज हैं, और वो दोनों जो उधर हैं, ठीक है, प्रिपरेशन एंड डिटेक्टिव एनालिसिस, वो यहाँ पर हमारी प्रोएक्टिव कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करती हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे एंड नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो यूनिट है मॉड्यूल सी की लास्ट वाली यूनिट है एंड काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई रूपी को। ई रूपी को लॉन्च किया गया था 2 अगस्त 2021 को, है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। और ई रूपी एक इनोवेटिव यहाँ पर डिजिटल सॉल्यूशन है, और जो ई रूपी है इट इज ए सीमलेस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म, यानी इसका सिर्फ आप ही एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही बार इसका यूज हो पाएगा। और उसके बाद में जो ई रूपी है, ई रूपी एक क्यूआर कोड, एक एसएमएस स्ट्रिंग है यहाँ पर, है ना, एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड एक ई वाउचर है जो बेनिफिशियरी के मोबाइल पर डिलीवर होता है, ठीक है, या तो ये क्यूआर कोड के फॉर्म में होता है या एक एसएमएस स्ट्रिंग होती है जो यहाँ पर कस्टमर को डिलीवर करते हैं, कस्टमर के पास पहुंचता है यहाँ पर। और अगर हम यूजर की बात करते हैं, जो यूजर है ऑफ द ई वाउचर, वो यहाँ पर इस ई वाउचर को रिडीम कर सकता है। यहाँ पर उसके पास में रिडीम करने का ऑप्शन होता है इस वाउचर को, और कहां पर रिडीम कर पाएगा, जिसके लिए वो वाउचर सेलेक्ट किया गया है, जिस मर्चेंट के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्ट करने के लिए ई वाउचर को असाइन किया गया है, वहीं पर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जब इसको रिडीम करने की बात आएगी तो यहां पर इसमें किसी डिजिटल पेमेंट ऐप, कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी, इसकी कोई नीड यहां पर नहीं है। और जो ई रूपी है वुड बी शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट टू बेनिफिशियरीज, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट है वो यहां पर बेनिफिशियरीज को फायदा पहुंचाने के लिए एसएमएस और क्यूआर कोड की फॉर्म में इसको इशू करती है, इसको जारी करती है। 31 ऑफ जन 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं, जो 16 बैंक है, 16 बैंक यहां पर लाइव हो गए थे ई रूपी पे, और जो 16 बैंक है इसके साथ में कनेक्ट हो गए थे यहां पर। और यूजर विदाउट स्मार्टफोन भी यहां पर जो ई रूपी है उसको यूज कर सकता है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन फीचर्स के साथ में। जो ई रूपी है वो अप टू 10,000 का होता है, 10,000 है ना, 10,000 रुपीज पर वाउचर के हिसाब से इनको इशू किया जाता है। तो एक ई रूपी वाउचर में 10,000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती, और कोई भी यहां पर जो चार्जेस हैं वो पेबल नहीं होगा रूपी बेनिफिशियरी के द्वारा, है ना। जो रूपी बेनिफिशियरी है जब वो ई रूपी का यूज करेगा उसे कोई भी चार्ज यहां पर नहीं करना पड़ेगा। एंड जो ई रूपी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन डिजिटल फॉर्म, है ना, इसको यहां पर सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद में अगर हम ई रूपी की बात करते हैं तो ई रूपी कैन बी इशूड ओनली बाय बैंक्स ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इन बैंकों को आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है वही यहां पर इशू कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीपीआई की फॉर्म में, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में ही इशू किया जाता है यहां पर, हु आर पार्टिसिपेटिंग एज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पीएसपी में, यूपीआई इकोसिस्टम में यहां पर। और जो ई रूपी है, ठीक है, उसको यहां पर ऑथराइज किया जाएगा रिडम्पशन ओनली परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको परचेज करने के लिए ही जो डेजिग्नेटेड मर्चेंट होगा उसी के पास में जाकर यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जा सकता है, ठीक है। और ई रूपी में कैन नॉट बी यूज फॉर कैश आउट और कैशबैक और रिडम्पशन की फॉर्म में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और यहां पर अप टू 10 ई रूपी वाउचर, ठीक है, कैन बी इशूड वन प्रोग्राम, है ना। यहां पर अगर हम सिंगल मोबाइल की बात करते हैं, सिंगल मोबाइल नंबर की बात करते हैं या पर इंडिविजुअल बेनिफिशियरी की बात करते हैं तो मैक्सिमम यहां पर 10 ई रूपी वाउचर इशू हो सकते हैं, उससे ज्यादा यहां पर इशू नहीं होंगे, ठीक है। और जो ई रूपी है वो प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह भी यहां पर कैन बी यूज विदाउट क्रेडिट और डेबिट कार्ड मोबाइल एप्स एप्लीकेशंस, है ना, इसके बिना भी यहां पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बिना भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो बेनिफिट्स है वो कॉर्पोरेट को क्या बेनिफिट्स मिलेगा, तो कॉर्पोरेट कैन बी अनेबल वेल बीइंग ऑफ देयर एम्प्लॉयज, है ना, अपने एम्प्लॉयज को अगर कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट पहुंचाना चाहता है तो उनको ई रूपी वाउचर इशू कर सकता है यहां पर। एंड टू एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, और यहां पर जो कॉर्पोरेट है वो वाउचर को ट्रैक भी कर सकता है ना, वाउचर के रिडम्पशन को ट्रैक भी कर सकता है कि रिडीम हुआ है नहीं हुआ है, एंड क्विक रहता है, सेफ है, कॉन्टैक्टलेस वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर। मर्चेंट को क्या फायदा है, इजी और सिक्योर है यहां पर, ठीक है। एंड वाउचर इज ऑथराइज थ्रू दी वेरिफिकेशन कोड यहां पर,
तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैसल फ्री और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो कलेक्शन हो जाता है यहाँ पर मर्चेंट के पास में, और क्विक रिडीम हो जाता है, तो इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ही स्टेप्स फॉलो करते हुए ये रिडीम हो जाता है। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है, कॉन्टैक्टलेस है यहाँ पर, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई अपनी जो क्रेडेंशियल है वो शेयर नहीं करनी पड़ती मर्चेंट के साथ में, ना ही कोई प्रिंट आउट लेकर चलना पड़ता है। इजी रिडम्पशन है, 2 स्टेप इजी रिडम्पशन प्रोसेस है यहाँ पर, और ये आसानी से रिडीम हो जाता है। सेफ एंड सिक्योर है बेनिफिशियरी के लिए, और उसके बाद में कोई भी नो डिजिटल और बैंक प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, है ना, इसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी ई रूपी में। अगर आप ई रूपी और यूपीआई में डिफरेंस देखोगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो ई रूपी एक वन टाइम कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट मैकेनिज्म है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर 10,000 रुपीज की 10,000 रुपए की है। वहीं पर जो यूपीआई है, यूपीआई की जो लिमिट है वो है यहाँ पर आपकी 2 लाख रुपए की। और यूपीआई एक ऐसा एप्लीकेशन है दैट इज यूज फॉर रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है, पैसा भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता कर सकते हैं यहाँ पर। ई रूपी एक ई वाउचर है और जो यूपीआई है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है ई रूपी को, है ना, हालांकि इशू इसको एनपीसीआई ने किया है। यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई को यहाँ पर ऑपरेट करता है। उसके बाद में ई रूपी वाउचर को आप यहाँ पर कैन बी रिडीम एट सर्विस प्रोवाइडर काउंटर्स, और जो यूपीआई है उसको आप यहाँ पर मर्चेंट के पास में या किसी को पैसा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिनटेक टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में हमारा क्या क्या आएगा, तो जो फिनटेक है कैन बी डिस्क्राइब एज यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी टू डिलीवर फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर जो फिनटेक इकोसिस्टम है उसमें यहाँ पर आपके 5 जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, 5 एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं, 5 एलिमेंट्स इसका पार्ट है यहाँ पर। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, अगर इन एलिमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्टमर है ना, ये एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रमोट सोशल इंक्लूजन, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी फर्म, गवर्नमेंट जो कस्टमर्स हैं और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक, यहाँ पर जो फिनटेक इकोसिस्टम है, फिनटेक है, उनका यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। और जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, जो क्राउड फंडिंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रोबो एडवाइजर, ई एग्रीगेटर्स और अदर मेजर जो फिनटेक प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो यहाँ पर अभी इस्तेमाल हो रही है, उनका यूज किया जा रहा है, ठीक है, उनको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लगातार यहाँ पर यूज। चलिए उसके बाद में बढ़ेंगे हम लोग आगे एंड नेक्स्ट मूव करेंगे। ये हम फिनटेक की बात कर रहे थे, और अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यहाँ पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना, फिनटेक के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहले जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है यहाँ पर, है ना, रिड्यूस टू टाइम टू मार्केट। उसके बाद में कस्टमर सर्विस एंड जो रेवेन्यू है वो एनहांस हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में वर्ल्ड क्लास कंप्लायंस और सिक्योरिटी एप्लीकेबल होती है यहाँ पर। उसके बाद में ग्रेटर स्पीड एंड कन्वीनियंस मिल जाती है, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कस्टमर को ऑफर कर पाते हैं, और प्रोडक्ट में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो यहाँ पर जो फिनटेक है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, इनको बोलते हैं रेगटेक। अगर हम रेगटेक की बात करते हैं तो रेगटेक कौन है, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। जो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कहते हैं कि जो आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस इशू की गई है, कई बैंकों के ऊपर आपने देखा होगा लगातार पेनल्टी लगती है आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की वजह से। तो ये जो रेगटेक कंपनीज हैं ये क्या कहती हैं कि हम यहाँ पर इस चीज को केयर करेंगे, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप हमसे सर्विस लो, जो भी यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस है, ठीक है, हम उनको आपके यहाँ पर इंप्लीमेंट कराएंगे, है ना, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर। तो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी रेफर द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट स्ट्रीमलाइन एंड इंप्रूव रेगुलेटरी प्रोसेस यहाँ पर। तो रेगटेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को असिस्ट करती है यहाँ पर मैनेजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, वो अपने यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस को मैनेज कर सके यहाँ पर। अगर हम रेगटेक की बात करते हैं तो इनका ब्रॉड पर्पस क्या है, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग करना, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लायंस। तो इस चीज के ऊपर यहाँ पर जो रेगटेक है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर काम करती है। तो रेगटेक कंपनीज यहाँ पर डिलीवर करती हैं सोल्यूशन, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और आइडेंटिटी मैनेजमेंट, कंट्रोल, कंप्लायंस और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, इन चीजों के ऊपर यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगटेक कंपनीज यहाँ पर हेल्प करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है यहाँ पर सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, इसको एसयूपी टेक बोलते हैं। तो ये हेल्प करती है किसको, सुपरवाइजर, जो भी सुपरवाइजर होता है, और सुपरवाइजर कौन होते हैं, रेगुलेटर। तो सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी या एसयूपी टेक ऑफर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट असिस्ट फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज इन दी मैनेजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए कंट्री के अंदर जो रेगुलेटर्स हैं जैसे आरबीआई है ना, सेबी है, इरडा है, तो इनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनको सर्विस देंगे। जैसे आज के टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई जो सुपर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनसे यहाँ पर सर्विसेज ले रहा है। जैसे आरबीआई का एक सिस्टम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सिस्टम है जिसका नाम है आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस, है ना, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। और उसके बाद में सीआरआईएलसी, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन लार्ज क्रेडिट, है ना, ये आरबीआई के जो यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसमें ऑनलाइन जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को एनालाइज करना। तो यहाँ पर जो एसयूपी टेक यानी सुपरवाइजरी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो यहाँ पर आरबीआई को हेल्प कर रही हैं, उन्होंने ये सिस्टम बना के आरबीआई को दिया है। उसके बाद में आज के समय में सोशल मीडिया बैंकिंग आ गई है। तो सोशल मीडिया बैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आज के समय
समय में चाहे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, है ना, स्नैपचैट, इसकी थ्रू बात करते हैं यहाँ पर, तो बैंकिंग जो सर्विसेज है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज के समय में जो कस्टमर है वो यहाँ पर, ठीक है, वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही, है ना, जो फंड है वो रिसीव करना चाहता है, फंड सेंड करना चाहता है। तो जैसे आज के समय में व्हाट्सएप के थ्रू आप फंड रिसीव कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं, है ना, अपने यूपीआई को आप लिंक कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हैशटैग बैंकिंग। हैशटैग बैंकिंग यहाँ पर खास करके ये यूज होती है किस पे, ट्विटर पे, है ना, जो ट्विटर है उसको, उसका नाम अब क्या हो गया, एक्स हो गया, तो ट्विटर को एक्स के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर ये हैशटैग बैंकिंग चलती है। तो कस्टमर हैज टू फॉलो हिज बैंक ऑन ट्विटर, है ना। हैशटैग बैंकिंग को यूज करने के लिए यहाँ पर कस्टमर को अपने बैंक को ट्विटर पर फॉलो करना होगा, और यहाँ पर जो कस्टमर है अपने बैंक को यहाँ पर मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, और उसका बैंक फिर यहाँ पर उसको पास करेगा। तो इसके लिए जो हैशटैग है वो कस्टमर को सेंड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं, क्या क्या सर्विसेज मिल जाएंगी कस्टमर को हैशटैग बैंकिंग में, बैंकिंग सर्विसेज मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, फास्टैग सर्विसेज, लोन सर्विसेज, फिक्स डिपॉजिट सर्विसेज, है ना, ब्लॉक एंड अनब्लॉक कार्ड जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर कस्टमर को मिल जाती हैं। अब उसके बाद में क्या हैशटैग भेजना पड़ेगा, है ना, जैसे यहाँ पर कस्टमर को अपने बैलेंस की इंक्वायरी करनी है तो हैशटैग BAL, है ना, लास्ट 3 ट्रांजेक्शन देखनी है, हैशटैग TXN। उसके बाद में अगर यहाँ पर चेक का स्टेटस चेक करना है, हैशटैग CHQ स्टेटस और चेक नंबर डालना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हैशटैग का इस्तेमाल करके बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर कस्टमर ले सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अकाउंट एग्रीगेटर्स। तो अगर हम अकाउंट एग्रीगेटर्स की बात करें, इट इज ए टाइप ऑफ RBI रेगुलेटेड एंटिटी, है ना, RBI रेगुलेटेड एंटिटी है यहाँ पर। NBFC जो AA लाइसेंस यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर यानी AA लाइसेंस इनके पास में होता है, और ये कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द कस्टमर की जो फाइनेंशियल एसेट्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है यहाँ पर फ्रॉम द होल्डर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, जो FIP होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है, और जो एग्रीगेट करते हैं उसको। और उसके बाद में जब कस्टमर कहीं से जो सर्विस है वो यूज करता है, कहीं से सर्विस इस्तेमाल करता है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कस्टमर। तो जब यहाँ पर कस्टमर की कंसेंट आती है तो उस टाइम पर ये जो अकाउंट एग्रीगेटर है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर। उसके बाद में जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है वो असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कई तरह की जो लैंडिंग है, लोन मॉनिटरिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर जो बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है तो उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर देता है अकाउंट एग्रीगेटर्स। तो अकाउंट एग्रीगेटर्स, है ना, ये देखेंगे ये अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं यहाँ पर, और ये कस्टमर है। तो कस्टमर जब कंसेंट दे देता है अकाउंट एग्रीगेटर्स को तो वहां से रिक्वेस्ट आती है, तो कस्टमर का इनमें से किसी न किसी के पास में बैंक अकाउंट होगा, यहाँ पर बैंक NBFC के पास में अकाउंट है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन डेटा है वो अकाउंट एग्रीगेटर के पास चला जाएगा। और जब कस्टमर कभी भी यहाँ से कोई सर्विस लेगा, इस तरह की कोई सर्विस लेगा, ठीक है, तो ये सर्विस लेने के लिए यहाँ पर जो अकाउंट एग्रीगेटर है वो यहाँ पर फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओपन बैंकिंग। ओपन बैंकिंग में बैंक या नॉन बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यूज करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसे बोलते हैं यहाँ पर API। तो API एक यहाँ पर जो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पर बैंक के साथ में, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में यहाँ पर ओपन सिस्टम के साथ, ओपन बैंकिंग के साथ बैंक के साथ में कनेक्ट हो जाता है और उनको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है या API है वो अनेबल कर देता है बिजनेसेस को कि वो यहाँ पर स्पेसिफिक डेटा या फंक्शंस एप्लीकेशन जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी डेवलपर्स है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ में कनेक्ट करके यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं यहाँ पर। तो ओपन बैंकिंग में क्या होता है ना, यहाँ पर कस्टमर का डेटा यहाँ पर होता है, ये ओपन API है, ये थर्ड पार्टी के सर्विस प्रोवाइडर है और यहाँ पर ये यूजर है, ठीक है। तो जो ओपन AI है वो यहाँ पर बैंक के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो डेटा यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से थर्ड पार्टी के पास में जाता है और फिर कस्टमर को सर्विस मिलती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कस्टमर की जो कंसेंट है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉकचेन। अगर मैं ब्लॉकचेन की बात करूं तो ब्लॉकचेन में यहाँ पर जो डेटा है वो स्कैटर्ड रहता है यहाँ पर, है ना, जो डेटा है वो सेंट्रलाइज नहीं होता ब्लॉकचेन में, ठीक है। हर डिवाइस ब्लॉक में यहाँ पर जो डेटा है वो रहता है और सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे ब्लॉकचेन में क्या होता है ना, अगर मान लेते हैं कोई ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है तो रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर, फिर उसका वैलिडेशन होगा, वैलिडेशन होने के बाद में फिर यहाँ पर एक जो ब्लॉक है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फिर उस ब्लॉक को यहाँ पर जो दूसरा ब्लॉक है वो वेरीफाइड करेगा और जब वो ब्लॉक वेरीफाइड हो जाएगा फिर वो यहाँ पर ब्लॉकचेन में जाकर एड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो करते हैं। तो हैकर्स के लिए इस सिस्टम को हैक करना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर, और उसके बाद में फिर वो जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट होती है जब एक ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक को यहाँ पर वेरीफाई करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे, ठीक है, अगर आपको इस सिस्टम तक पहुंचना है तो ये सिस्टम यहाँ पर वेरीफाई करेगा, ये सिस्टम वेरीफाई करेगा, ठीक है, ये अलाउ करेगा तब यहाँ पहुंचेंगे। इस सिस्टम तक पहुंचना है, ठीक है, ये सिस्टम वेरीफाई करेगा तब यहाँ पहुंचेंगे। इस सिस्टम तक पहुंचना है, ये सिस्टम वेरीफाई करेगा तब वहां पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जो ब्लॉक हैं वो आपस में कनेक्टेड यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद में फिनटेक वर्सेस टेकफिन की बात करते हैं। तो फिनटेक क्या होता है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस जो सपोर्टेड और अनेबल बाय टेक्नोलॉजी है यहाँ पर फिनटेक। फिनटेक कंपनीज वो होती हैं जिनका जन्म ही यहाँ पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के लिए हुआ है ना, वो फिनटेक होती है। जैसे पेटीएम है, ठीक है, तो पेटीएम एक यहाँ पर फिनटेक है यहाँ पर। उसके बाद में दूसरी आती है टेकफिन। अगर मैं टेकफिन की बात करूं, टेकफिन कौन सी होती है, तो टेक्नोलॉजी फर्स्ट प्रोवाइडर दैट ऑफर नेक्स्ट लेवल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो मान लेते कोई कंपनी आईटी में पहले से थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले से थी वो,
ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले से थी, पहले से ही वो टेक्नोलॉजी में बड़ी कंपनी है, ठीक है। और फिर उसने बाद में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे गूगल, ठीक है, गूगल है ना, अगर मैं गूगल की बात करता हूं तो गूगल जो टेक्नोलॉजी कंपनी पहले से ही है, बहुत बड़ी कंपनी है गूगल। फिर उसने बाद में यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, यानी आपने देखा होगा बाद में यहां पर गूगल पे आया, ठीक है। तो गूगल पे पहले थोड़ी आ गया था, गूगल पे बाद में आया और गूगल कंपनी तो पहले से है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे इन्हें बोलते हैं टेकफिन, कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है और उसने फिर अपना एप्पल पे निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, ठीक है, आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, और फिर उसने अपना अमेजॉन पे निकाल दिया। तो ये सब क्या है, टेकफिन। ओके, चलिए, तो ये जो है ना टॉपिक है हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट 2-3 पॉइंट मैं आपको और बताने वाला हूं जो यहां पर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन में, है ना, अगर आप जब डेटा कम्युनिकेशन में देखोगे यहां पर, तो डेटा कम्युनिकेशन में कई तरह के जो डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट है वो होते हैं। तो अगर हम यहां पर बेसिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले आती है ट्रांसमिशन डिवाइसेस या इंटरफेस इक्विपमेंट आते हैं, जिसमें एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है मॉडेम, है ना। मॉडेम का काम होता है यहाँ पर कि जो डिजिटल सिग्नल है ना, जो डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन करना, है ना। ये काम किसका, मॉडेम का रहता है यहाँ पर। तो घर जो इंटरनेट आता है ना, आप कोई ना कोई पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क यूज कर रहे होंगे, है ना। जैसे आजकल जियो काफी यूज होता है, जियो का इस्तेमाल करते हैं। तो जियो की जो टेलीफोन लाइन है वहां से जो नेटवर्क है आपके घर में आएगा, तो जियो की टेलीफोन लाइन से जो आएगा वो एनालॉग सिग्नल होंगे। फिर वो एनालॉग सिग्नल आपके घर में मॉडेम लगी होगी, ठीक है, और उस मॉडेम में जाएंगे और उस मॉडेम से फिर एक जो वायर है आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगी या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा, तो फिर वो एनालॉग सिग्नल यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन हो जाएंगे, है ना। इसी तरह फिर ये रिसीव हो रहे हैं, फिर आप यहाँ से सिग्नल भेजोगे, ठीक है, और जो डिजिटल सिग्नल है फिर वो मॉडेम में जाएंगे, मॉडेम से फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे टेलीफोन लाइन के थ्रू, है ना। जिसको भी कोई आप भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज, कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में जाएगा, तो उसके यहाँ पर जो मॉडेम लगी होगी वहां तक पहुंचेगा, है ना। वो एनालॉग सिग्नल फिर वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होंगे और फिर उसके कंप्यूटर सिस्टम पर या मोबाइल डिवाइसेस पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेंड और रिसीव होता है ना। जैसे आप अपने मोबाइल से किसी को यहाँ पर ईमेल, है ना, कंप्यूटर से मोबाइल से ईमेल कर रहे हैं, तो वो डिजिटल सिग्नल में जाएगा, फिर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होगा। तो ये काम मॉडेम का रहता है यहाँ पर। उसके बाद में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन है यहाँ से आया था, ट्रांसमिशन मीडियम से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम एग्जाम में। तो जो टेरेस्ट्रियल केबल है, ट्विस्टेड वायर पेयर, है ना, ये यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड यहाँ पर कॉपर वायर होती है। इस तरह की यहाँ पर जो आपको केबल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आती है कोक्सल केबल। अगर मैं कोक्सल केबल की बात करूं तो जो कोक्सल केबल है कंसिस्ट ऑफ इनर कॉपर, तो यहाँ पर एक इनर कॉपर होती है यहाँ पर, है ना, ये ब्रेडेड शील्ड होती है या आउटर जैकेट होती है, ये फॉइल शील्ड होती है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में जो मेन है वो है यहाँ पर सेंटर कंडक्टर, ये बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो डेटा की स्पीड है वो ज्यादा होती है। घर में जो टीवी होते हैं, डीटीएच होते हैं, वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है इस केबल का। उसके बाद में नेक्स्ट आती है ऑप्टिकल फाइबर। अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर हैज बीन ए टेक्नोलॉजी, है ना, ब्रेक थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ पर, ठीक है। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करते हैं तो आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाली, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो केबल्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे डेटा की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है। इसमें अगर आप डेटा की स्पीड को देखेंगे तो 2 GB पर सेकंड के हिसाब से होती है यहाँ पर, ठीक है। हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का, बहुत स्पीड से जो डेटा है वो यहाँ पर ट्रांसमिट होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, है ना। आपने देखा होगा जो बादल होते हैं, बिजली कड़कती है, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। एंड उसके बाद में यहाँ पर इसमें जो लेजर बीम है, ट्रांसफर ऑफ डेटा इज थ्रू वेरी थिन ग्लास, और जो प्लास्टिक फाइबर होता है उसमें यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट डाली जाती है। तो एक जो लेजर बीम है हाई स्पीड करंट का यूज करते हुए डाली जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पर जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है। अच्छा, कोक्सल केबल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोक्सल केबल यहाँ पर तो 2 GB पर सेकंड है। कोक्सल केबल की जो स्पीड है वो 500, है ना, 500 MB पर सेकंड होती है, 500 MB पर सेकंड होती है यहाँ पर जो कोक्सल केबल है उसकी स्पीड। इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होगा 500 MB पर सेकंड के हिसाब से होता है, और जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें यहाँ पर 2 GB पर सेकंड के हिसाब से जो डेटा ट्रांसमिशन है वो होता है यहाँ पर। उसके बाद में तीसरा जो सिस्टम है उसका नाम है माइक्रोवेव सिस्टम। अगर माइक्रोवेव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर माइक्रोवेव सिस्टम, यहाँ पर जो सिग्नल है वो सैटेलाइट के थ्रू पास होकर आते हैं। आपने देखा होगा जो वीसेट का इस्तेमाल होता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से डेटा सैटेलाइट के पास आएगा, सैटेलाइट से डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पर जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी कंसिस्टेंट रहती है, क्योंकि जो डेटा है वो कहाँ पर जाता है, अर्थ के ऑर्बिट में जाता है, फिर वहां से ट्रांसमिट होकर डेटा आता है यहाँ पर। उसके बाद में ट्रांसमिशन प्रोसेस में बात करेंगे तो यहाँ पर एक आता है मैसेज स्विचर। मैसेज जो स्विचर है दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड फॉरवर्ड डेटा टू लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। फ्रंट एंड प्रोसेसर का यूज किया जाता है यहाँ पर। जो फ्रंट एंड प्रोसेसर है उसका मेन काम होता है इंटरसेप्ट और हैंडल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। जो भी होस्ट कंप्यूटर पे जो भी काम चल रहा है, जो भी होस्ट कंप्यूटर पे एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको इंटरसेप्ट करना, उनको यहाँ पर पकड़ना जो काम है वो इसका रहता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है सेंड मोर देन वन सिग्नल सिमल्टेनियसली ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। यहाँ पर किसी सिंगल कम्युनिकेशन चैनल पर, है ना, जो मोर देन वन सिग्नल सिमल्टेनियसली ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, बहुत सारे जो सिग्नल है वो एक साथ आते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिग्नल एक साथ आते हैं तो उनको फर्दर यहाँ पर ट्रांसमिट करना। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल आए, ठीक है, तो उनको एक करके यहाँ पर आगे ट्रांसमिट करना, तो ये जो काम है वो मल्टीप्लेक्सर होगा। तो मल्टीप्लेक्सर दोनों वे में काम करता है। सिंगल सिग्नल आया है उसको ऐसे ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, और बहुत सारे आए तो उसको सिंगल ट्रांसमिट कर देगा यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आता है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सिंप्लेक्स आ जाता है, हाफ डुप्लेक्स आता है और फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पर जो डेटा है, डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो वन डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे रेडियो है, रेडियो में आपको सिग्नल रिसीव होते हैं, है ना, कोई बोल रहा होता है उधर से, आपको आवाज आ रही है, अगर आप बोलेंगे क्या उस सामने वाले पार्टी को सुनाई देगा? नहीं, ठीक है। एक ही वे में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होते हैं तो उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हाफ डुप्लेक्स। अगर हाफ डुप्लेक्स में देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है वो यहाँ पर एक बार में एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर वॉकी टॉकी है, तो वॉकी टॉकी में, है ना, वॉकी टॉकी में आप देखोगे तो ये जो व्यक्ति जब बोल रहा होता है तो ये व्यक्ति सुन रहा होता है ना, ये व्यक्ति, फिर ये व्यक्ति बोल रहा होता है, ये व्यक्ति सुन रहा होता है, ठीक है। और जब ये व्यक्ति बोलेगा तो एक स्विच है उसको प्रेस करेगा तब ये बोलेगा, और फिर ये स्विच को रिलीज करेगा तब इसको सुनाई देगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपस में यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, तो सिक्योरिटी पर्संस के पास में इस्तेमाल होता है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में सिमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन होता है डेटा का, है ना, सिमल्टेनियसली ट्रांसमिशन होता है। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर जैसे दो व्यक्ति हैं, है ना, ये दो पर्सन हैं, अगर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाए, है ना, दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर बोल भी रही होगी, सुन भी रही होगी, ये बोल भी रही होगी, सुन भी रही होगी, है ना। जब लड़ाई होता है तो दोनों बोल रहे होते हैं, दोनों सुन रहे होते हैं, तो यहाँ पर सेम टाइम पर डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा होता है और डेटा रिसीव भी हो रहा होता है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर फुल डुप्लेक्स। उसके बाद में अगर हम मेजर नेटवर्क्स की बात करते हैं तो इंडिया में जो मेजर नेटवर्क है उसमें नाम एक आता है यहाँ पर बैंकनेट का। बैंकनेट स्टैब्लिश हुआ था 1997 में, एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है यहाँ पर, एंड दिस इज ऑपरेटेड बाय मास्टर कार्ड, है ना, मास्टर कार्ड के द्वारा ऑपरेटेड है, अनेबलिंग ऑथराइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस यहाँ पर एंड थ्रू दी आउट दी वर्ल्ड। और यहाँ पर जो मास्टर कार्ड के मेंबर्स हैं और डेटा प्रोसेसिंग सेंटर हैं वो इस नेटवर्क का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबी नेट को क्रिएट किया, और आरबी नेट एक कम्युनिकेशन यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एंड ये यहाँ पर एक फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग और फाइल ट्रांसफर सिस्टम को अनेबल करता है यहाँ पर। तो जितने भी एग्जिस्टिंग बैंक नेट है ना, ये किसका इस्तेमाल कर रहा है, जो यहाँ पर बैंक नेट है, बैंक नेट के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प ऑफ सर्वर्स इंस्टॉल एट दी 4 मेट्रोस। जो 4 मेट्रो लोकेशन में जो इसके जो सर्वर हैं वो यहाँ पर स्टेब्लिश किए गए हैं। उसके बाद में इंडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसका नाम है एनआईसी नेट। इंडिया का, है ना, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है एनआईसी नेट, और एनआईसी नेट को यहाँ पर सेटअप किया गया था 1976 में। तो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट हो, उन सभी को सर्विस प्रोवाइड करता है एनआईसी नेट, और इंडिया का लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है यहाँ पर। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो यहाँ पर आईसीटी, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है और ई गवर्नेंस जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है पिछले 40 सालों से लगभग, है ना, 4 डिकेड से लगभग 40 सालों से यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को। उसके बाद में इन्फीनेट को यहाँ पर सराफ कमेटी की रिकमेंडेशन पर यहाँ पर सेटअप किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और एक कंट्री वाइड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को सेटअप करने की बात आई, सो दैट इंडिया के पास में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए तो सराफ कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंडिया का यहाँ पर जो नेटवर्क सेटअप हुआ उसका नाम है इन्फीनेट, है ना। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नेटवर्क को यहाँ पर तैयार किया गया, और इंडिया के अंदर जितने भी सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो इसी नेटवर्क के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर यहाँ पर जो एक वीसेट नेटवर्क है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, है ना, आपने देखा होगा ऐसे एरियाज जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है या जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के आपको मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। एटीएम के ऊपर इस तरह के आपको यहाँ पर, है ना, ये इन्हें बोलते हैं वीसेट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो जो कनेक्टिविटी आती है ये सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट रहते हैं, यहाँ पर माइक्रोवेव के सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जो सिग्नल है वो रिसीव होते हैं और सेंड होते हैं। तो उसके बाद में इंटरनेट की बात करते हैं तो कनेक्शन टू दी होस्ट कंप्यूटर ऑफ आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, एस्टेब्लिश दी थ्रू इंटरफेस। और यहाँ पर अगर हम प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो 2 प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, का नाम है SLIP सीरियल लाइन प्रोटोकॉल, और दूसरा है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो सिस्टम है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद में ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 सिस्टम है, जिसमें एक का नाम है चिप्स, एक का नाम है चैप्स, एक का नाम है चैट्स। तो चिप्स है यहाँ पर क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, चैप्स है यहाँ पर क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो कहाँ का, यूएसए का है। इस सिस्टम की बात करोगे ये यूके का है। और उसके बाद में
जो नीचे वाला चैट्स वाला सिस्टम है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम, ये जो चैट सिस्टम है ये कहां से, ये है हांगकांग का, है ना। इंटर बैंक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हांगकांग के अंदर, ठीक है। और इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं, विच हैज लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज द हब ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो वर्ल्ड ओवर यहाँ पर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं हांगकांग के अंदर होती हैं। हांगकांग बिजनेस हब के नाम, है ना, बिजनेस हब है पूरा का पूरा यहाँ पर। और इस सिस्टम की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है यहाँ पर, है ना, सुपर्ब एंड रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है। उसके बाद में अगर हम चिप्स की बात करते हैं, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, चिप्स इट इज ए यूनाइटेड स्टेट का नेटवर्क है, यूएसए का नेटवर्क है, ये एक प्राइवेट क्लियरिंग हाउस है यहाँ पर, जिसमें लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर है यहाँ पर। एंड ये जो मेजर नेट सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम है यूएसए के अंदर, जो वहाँ के मेजर बैंक है वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, है ना। और एट द एंड ऑफ ईच डे, तो यहाँ पर जो नेट अमाउंट है, जो भी डेबिट है क्रेडिट है यहाँ पर, पेबल या रिसीबल रहेगी जो भी मेंबर्स बैंक है उनके पास में यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है उसका नाम है चैप्स। जो चैप्स है वो यूके का सिस्टम है, ये क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है एंड इट इज ब्रिटिश इक्विवेलेंट टू चिप्स। जिस तरीके से चिप्स है वैसे चैप्स है यहाँ पर। और ये भी जो पेमेंट है रिसिप्ट करना, है ना, पेमेंट रिसिप्ट और पेमेंट्स लंदन के अंदर यहाँ पर, और जो लार्ज नंबर बैंक यूके के अंदर हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो चैप्स है वर्क करता है नेट पेमेंट सेटलमेंट बेसिस पर। उसके बाद में नेक्स्ट देखोगे, एक जो सिस्टम काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर फंड ट्रांसमिट करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए, उसका नाम है स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसको जाना जाता है। तो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेमेंट गेटवेज। एंड ये एक ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा ऑन है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको ऑन करते हैं यहाँ पर। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ला हूपे बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। 1973 में ये सिस्टम यहाँ पर बना था। उसके बाद में जो भी यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसके मेंबर होते हैं, है ना, वही इसको ऑन भी करते हैं। और यहाँ पर जो मेंबर हैं वो मैसेज सेंड करते हैं जिसके बेसिस पर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनको पहचानने के लिए उनको एक जो कोड दिया जाता है जिसे बोलते हैं स्विफ्ट BIC, है ना, एक बिजनेस आइडेंटिफायर जो कोड है इनको यहाँ पर अलॉट किया जाता है। जो बिजनेस आइडेंटिफायर कोड है वो 8 to 11 कैरेक्टर का होता है, 8 से 11 कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। 8 to 11 कैरेक्टर का स्विफ्ट कोड होता है। स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर है वो बैंक कोड होते हैं यहाँ पर। दूसरे जो 2 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर किसको, कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो 2 कैरेक्टर हैं वो लोकेशन कोड होते हैं। और लास्ट के जो 3 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर ब्रांच कोड को इंडिकेट करते हैं, ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। जैसे SBI अगरतला का ये स्विफ्ट कोड है यहाँ पर, तो SBIN ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, IN इंडिया को, एंड BB है, BB है, ये लोकेशन कोड है, और जो 476 है ये यहाँ पर ब्रांच कोड को इंडिकेट कर रहा है ना। जब स्विफ्ट के थ्रू यहाँ पर मैसेज ट्रांसमिट होता है तो अगर आप इसके मेन फीचर देखोगे, इसके मेन फीचर क्या है यहाँ पर, तो इट इज ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर 24 आवर ए डे, 24 घंटे 7 दिन ये काम करता रहता है। एंड यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली यहाँ पर होता है। और ऑल द मैसेज फॉर्मेट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन वो स्टैंडर्डाइज होते हैं यहाँ पर। 400 डिफरेंट स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मेट है वो स्विफ्ट में यहाँ पर मिल जाएंगे डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए। और सभी मैसेज चाहे वो एक्सेप्टेड हो या रिजेक्टेड हो, सबको यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता है यहाँ, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं होती, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है और प्रोटेक्टेड रहती है यहाँ पर, सो दैट कोई भी अनऑथराइज डिस्क्लोजर या इन्फॉर्मेशन के साथ में कोई टेम्परिंग या कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो स्विफ्ट है वो अज्यूम करता है यहाँ पर, अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं, अज्यूम फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑल वैलिडिटी मैसेज, है ना, उसकी सिक्योरिटी को ही फोकस करता है यहाँ पर, ठीक है। काफी कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पर। और इसमें जो मेजर मैसेज है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना, तो अलग अलग जो कस्टमर पेमेंट और चेक के लिए, फाइनेंशियल ट्रेडिंग के लिए, है ना, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट गारंटीज। उसके बाद में प्रीसियस मेटल सिंडिकेशंस, कैश मैनेजमेंट और जो कस्टमर स्टेटस है ना, ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर। इसके लिए मैसेज फॉर्मेट अवेलेबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर, कलेक्शन एंड कैश लेटर, सिक्योरिटीज, ट्रैवलर चेक, सपोर्टिंग सिस्टम मैसेज, है ना, ये सब इसमें हमारे कवर हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में 2 लेवल फंड ट्रांसफर सिस्टम में फेड वायर, बैंक वायर और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आ जाते हैं। तो फेड वायर जो सिस्टम है वो यूएस का ही है, यूएसए का ही सिस्टम है फेड वायर। तो यहाँ पर जैसे हमारे कंट्री के अंदर NEFT RTGS है, तो वैसे यूएस के अंदर है फेड वायर। और जो फेड वायर है वहाँ का यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस का सेंट्रल बैंक कौन है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ, है ना, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस, ठीक है, ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो इसके अंडर में ही यहाँ पर आता है फेड वायर। यहाँ पर रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम है, यहाँ पर रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट बेसिस पर यहाँ पर काम करता है। और जो भी मेंबर यहाँ पर फेड वायर में, जो भी मेंबर बैंक फेड वायर में कनेक्ट होगा, ठीक है, तो उसे यहाँ पर फेडरल रिजर्व बैंक के पास में अपना अकाउंट मेंटेन करना होगा। और उसे एक नंबर अलॉट होगा यहाँ पर जिसे बोलते हैं ABA, अमेरिकन बैंक एसोसिएशन की तरफ से नंबर इशू होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है, 9 डिजिट कोड होता है। जैसे हमारे यहाँ पर IFSC कोड है तो वहाँ पर IBA नंबर इशू होता है, 9 डिजिट कोड होता है यहाँ पर। तो सेंडर और रिसीवर को, है ना, पेमेंट करने के लिए, रिसीव करने के लिए इस कोड का यहाँ पर यूज होता है, इस कोड का इस्तेमाल होता है। वहीं पर अगर मैं बैंक वायर की बात करूँ तो बैंक वायर इट इज ए पॉइनियर प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। और यूएस के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सब्सक्राइबिंग बैंक है वही इसको ऑपरेट करते हैं, वही यहाँ पर यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की बात करते हैं तो EFT POS इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक फंड,
है ना, फंड ट्रांसफर जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर ये काम करता है, यहाँ पर EFT सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम वही है जहां पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को अब इंसर्ट करके पहले स्वैपिंग होती थी, यहां पर मर्चेंट के पास में जाकर पेमेंट किया जा सकता है। चलिए उसके बाद में चेक ट्रंकेशन सिस्टम की बात करते हैं। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जो चेक फिजिकल फॉर्म में होता है उस चेक को स्कैन करेंगे, स्कैन करके उसकी जो डिजिटल कॉपी है वो यहाँ पर ट्रांसमिट होती है किसके पास में, कलेक्टिंग बैंक के पास। जो कलेक्टिंग बैंक है वो यहाँ पर पेइंग बैंक के पास सेंड करता है। तो कलेक्टिंग बैंक यहाँ पर फिजिकल कॉपी को स्कैन करेगा इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, और वो जो कॉपी है यहाँ पर ट्रांसमिट होगी सामने वाले बैंक के पास में, और सामने वाला जो बैंक है वो होता है पेइंग बैंक। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग बैंक यहाँ पर कैप्चर द डेटा और इमेज क्लियरिंग हाउस के पास भेजेगा। क्लियरिंग हाउस से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर, ड्रॉई बैंक के पास में जाएगी, है ना। जो भी इमेज है, प्रोसेसिंग डेटा, ड्रॉई बैंक होता है जो पेमेंट करेगा, वो उसको फिर पास करेगा, और वहां से जो रिटर्न्स है वो जनरेट हो जाता है क्लियरिंग हाउस के पास में, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पर दोनों बैंक के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट यहाँ पर किया जाता है। जो CTS 2010 है, आज के समय में जितने सारे चेक आते हैं वो CTS 2010 है। और यहाँ पर CTS 2000 चेक में जो वाटर मार्क है, चेक में जो एक वाटर मार्क होता है उसमें CTS इंडिया लिखा रहता है ना। उसमें क्या फिल रहता है, उसमें यहाँ पर CTS इंडिया लिखा रहता है। जो CTS चेक होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, बैंक का लोगो और उसकी डिटेल मेंशन रहती है ना, रुपी का सिंबल रहेगा, सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर का स्पेस यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर जिस प्रिंटर से वो चेक प्रिंट हुआ है उसकी डिटेल मेंशन रहेगी, और यहाँ पर ये पेंटोग्राफ होता है। काम क्या है कि आप इस चेक की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते। अगर आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने जाओगे तो पेंटोग्राफ हाईलाइट हो जाएगा, और अगर पेंटोग्राफ हाईलाइट हो गया तो मतलब वो इनवैलिड चेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वॉइड पेंटोग्राफ यहाँ पर। और उसके बाद में आज के समय में पॉजिटिव पे सिस्टम आ गया है, और पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जो भी कस्टमर चेक इशू करेगा, जो भी कस्टमर चेक जारी करेगा, तो उसे यहाँ पर अलग से, है ना, ATM के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, है ना, मोबाइल ऐप या SMS के थ्रू अपने बैंक को बताना पड़ेगा यहाँ पर कुछ डिटेल शेयर, जो मैंने चेक इशू किया उसकी डेट क्या है, बेनिफिशियरी का नेम क्या है जिसके नाम पर मैंने चेक इशू किया है, और अमाउंट कितनी है, और चेक नंबर क्या है, ये बताना पड़ेगा। तो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक ये अभी ऑप्शनल है, 5 लाख रुपए से ऊपर मैंडेटरी है। 1 जनवरी 2021 से ये जो सिस्टम है यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया है, ये सिस्टम यहाँ पर लागू। ठीक है, और NEFT RTGS के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कशन किया हुआ है। NEFT RTGS के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो NEFT RTGS में 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। NEFT में जो UTR नंबर है वो ध्यान रखना है। NEFT में जो UTR नंबर जनरेट होता है उसमें 16 कैरेक्टर होते हैं, और RTGS में जो UTR नंबर जनरेट होता है उसमें यहाँ पर 22 कैरेक्टर होते हैं, है ना, 22 कैरेक्टर होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं वो आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, है ना। अच्छा करके आना है एग्जाम में, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, आराम से पास कर जाओगे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही डिफिकल्ट पेपर आ जाए इजीली आराम से पास कर लोगे। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको चूज करने हैं। जहां पर एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना हो वहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि भाई मुझे लग रहा है पहली स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ABCD ऑप्शन में कहाँ नहीं है उसको एलिमिनेट कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके भी आप आराम से आंसर निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द बेस्ट। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना जो एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल नहीं भूलना। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, कैलकुलेटर लेकर जाना है, एक पेन लेकर जाइए। ठीक है, अपने बैंक का ID प्रूफ लेकर जाइए, और कोई और एक, है ना, कोई और एक और ID प्रूफ अपने साथ लेकर चले जाइएगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, जो भी यहाँ पर आपके पास हो एक वो लेकर चले जाइएगा। ठीक है, और एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा हमेशा पहले पहुंच जाओ, है ना। अब की बार भी 2-3 जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये बोल रहे थे कि हम एग्जाम सेंटर पर, है ना, 5 मिनट लेट हो गए और हमें एग्जाम देने नहीं दिया गया। और मैं आपको ये भी बोलूंगा कि आज भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लेना, कहीं आपका सेंटर चेंज तो नहीं हो गया। तो सुबह सुबह अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके देख लेना अगेन, कि कहीं आपका सेंटर चेंज तो नहीं हो गया, है ना। कुछ एस्पिरेंट्स के साथ में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, है ना, और एग्जाम बड़े आराम से क्लियर करोगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और जी तोड़ मेहनत करनी है। थैंक यू।